देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। है मैम। अच्छा अच्छा देखो, हम लोग लास्ट दिन जो है इंट्रोडक्शन टू कंपनी, वो जो वाला चैप्टर है वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ये कंपनी अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन जो तुम लोग शायद कंपनी लॉ में भी पढ़ते हो, लेकिन मैंने भी एक बार पढ़ाया क्योंकि अकाउंट्स में है, तो मैंने भी अपने तरफ से थोड़ा सा बताया था, और जो बाकी है वो बता देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आज इशू भी स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक इशू ऑफ शेयर्स। गुड इवनिंग नौबनी। हाँ गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, तो यहाँ पर हम लोगों ने मीनिंग ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी का फीचर्स जो भी है ये पढ़ा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी में हम लोगों ने पॉइंट 6 तक कंप्लीट किया था। अब हम लोग 7th नंबर से फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, लिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, एक मिनट। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, देखो लिस्टेड कंपनी का मतलब है जो कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर सकती है, बीएसई या एनएसई में। ठीक है, और लिस्टेड कंपनी कौन हो सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी का फीचर्स देखा था कि उनका शेयर्स जो है वो पहला बात है इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो मार्केट में हो रहा है ना, तो ये ओपन टू ऑल होता है। तो लिस्टेड कंपनी का मतलब ही है कंपनी जो अपने आप को सिक्योरिटीज लिस्टेड करती है कोई एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में, जैसे एनएससी होता है, बीएससी होता है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो द कंपनी हु शेयर्स आर नॉट लिस्टेड, अगर कोई कंपनी ऐसा है जिसका शेयर्स लिस्टेड नहीं है तो वो अनलिस्टेड कंपनी कहलाएगी। एंड अनलिस्टेड कंपनी कैन बी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट। देखो, जो लिस्टेड कंपनी है वो पब्लिक कंपनी ही होगी, कोई भी प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकता है, मतलब प्राइवेट कंपनी अगर अपने आप को पब्लिक कंपनी बना ले, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अलाउड होता है, तो अगर प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक कंपनी बना ले तो वो भी लिस्टेड हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्राइवेट कंपनी लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड होता है। वो प्राइवेट अगर लिस्टेड होता तो उसे पब्लिक बनने का जरूरत नहीं था। प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली कभी भी लिस्टेड नहीं हो सकता है। अगर प्राइवेट कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट करना है तो उसको पहले अपना फॉर्मेशन पब्लिक में लाना पड़ेगा। अगर वो पब्लिक कंपनी बना लेती है अपने आप को, मतलब बेसिकली ये एक सिचुएशन खत्म। तो अगर पब्लिक कंपनी बन जाएगी तो वो लिस्टेड होगी, क्योंकि लिस्टेड से पब्लिक कंपनी हो सकता है। अनलिस्टेड कौन हो सकता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी हो सकता है। मतलब अब पब्लिक कंपनी है तो जरूरी नहीं है कि उनको लिस्टेड होना पड़ेगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी होता है, और प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड ही होता है। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। अब देखो अनलिमिटेड कंपनी, जब हम लोग लास्ट दिन पढ़ना स्टार्ट किए थे तो वहां पर एक लाइव अनलिमिटेड कंपनी, ये जो है यहाँ पर लाइबिलिटी का बात हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला था ना लाइबिलिटी दो तरफ से आ सकता है, दोनों तरह का लाइबिलिटी डिफाइन होता है। ठीक है, एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या है, देखो यहाँ पर बोल रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन कर रहा है अनलिमिटेड कंपनी का मतलब एक कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब कंपनी के जो मेंबर्स है, मेंबर्स कौन है, लास्ट दिन ही हम लोगों ने पढ़ा था। कंपनी का मतलब ही कंपनी के पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। कंपनी का स्ट्रक्चर आया ही क्यों, पहले तो बिजनेस सोल प्रोप्राइटर का था, फिर पार्टनरशिप का आया। कंपनी का स्ट्रक्चर इसीलिए आया क्योंकि इतना ह्यूज डिमांड है पब्लिक का कोई भी चीज का, चाहे वो प्रोडक्ट का हो या सर्विस का, वो डिमांड मीटअप करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट फॉर्म बनाना पड़ा। ठीक है, जहां पर कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी, मतलब कैपिटल भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा और लोग भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ह्यूमन जो
वर्क फोर्स है वो भी हमें काफी मिलेगा। तो इसीलिए क्या हुआ था, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो है सोचा गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि कंपनी का लाइबिलिटी किसका होगा, मेंबर्स। मेंबर्स मतलब जो शेयर होल्डर्स है। कंपनी जब अपना प्रोजेक्ट मार्केट में लाती है तो लोग उस पे पैसा लगाते हैं और उसके बदले उस कंपनी का शेयर होल्डर बनते हैं, ठीक है। तो मतलब हिस्सेदारी लेते हैं, तो उन्हीं को मेंबर बोला जाता है। अब कंपनी नॉर्मली हम लोगों ने लास्ट दिन जो मतलब लाइबिलिटी क्या बोलते हैं उसे, लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा था, वो हम लोगों ने पढ़ा था लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि टूवर्ड्स शेयर जितना अनपेड है उतना होता है। एक बार हम याद दिला देते हैं। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने जो लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा था वो भी हम लोगों ने, देखो हम दिखाते हैं कहाँ पर गया, ये देखो लिमिटेड लाइबिलिटी, ये हम लोगों ने कंपनी का फीचर्स देखा था, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि कोई भी शेयर होल्डर का कंपनी के प्रति कितना लाइबिलिटी होता है, ठीक है। लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, कितना होता है, कंपनी उनको जो शेयर खरीदने के लिए बोल रही है, एक शेयर का वैल्यू बता देती है। मान लो एक शेयर का वैल्यू 100 है, कंपनी ने 80 रुपीज ही कॉल किया है अभी तक, तो जो 20 रुपीज अभी तक अनकॉल्ड है, अगर कंपनी कभी डिसोल्यूशन में जाएगी तो कंपनी उनसे इतना ही कॉल कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। पैसा इतना ही मांग सकती है मेंबर से, उससे ज्यादा नहीं मांग सकती है, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ही हैज एग्रीड टू पे टू द कंपनी ऑन द शेयर्स अलॉटेड टू हिम। इफ सच शेयर्स आर फुल्ली पेड अप ही इज सब्जेक्ट टू नो फर्दर लाइबिलिटी। अगर 100 का 100 ही दे देती तो फर्दर कोई लाइबिलिटी ऑकर्ड नहीं होगा मेंबर के तरफ से, ठीक है। ये होता था लिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है जहां पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि कितना पे करना पड़ेगा अगर कंपनी डिसोल्यूशन में जाती है तो। ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को क्या लिखा हुआ है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अनलिमिटेड कंपनी मींस ए कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। कुछ लिमिट नहीं बता रही है तो बोलेंगे अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहाँ पर वही वाला बात आ जाएगा जो थोड़ी देर पहले अभी तुम लोग को मैंने दिखाया। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है, कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। जो मैंने बोला, मान लो ये पर्सन है, ठीक है, इसने कोई एक कंपनी का शेयर्स होल्ड किया है। मान लो इसने किसी एक कंपनी का 10 शेयर्स होल्ड किया है, नंबर ऑफ शेयर्स 10, ठीक है। और एक एक शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपए करके, तो इनको कंपनी को देना चाहिए था 100 रुपीज। लेकिन कंपनी ने ही क्या किया, कंपनी ने ये पूरा पैसा नहीं मांगा एक एक शेयर पे, तो ये टोटल नहीं मांगा और पर शेयर पे इतना नहीं मांगा। कंपनी ने मान लो पर शेयर पे 8 रुपीज ही अभी तक कॉल्ड किया है, तो 2 रुपीज करके अभी भी बाकी है। तो कंपनी के हिसाब से इनका लाइबिलिटी कंपनी के लिए कितना जनरेट होगा, मतलब कंपनी को इनको अगर कुछ पे करना है, कंपनी इनसे कितना मांग सकती है, मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2 रुपीज मांग सकती है पर शेयर पे। और 10 शेयर पे ऐसे करके टोटल 20 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं। इसको बोलते हैं लिमिटेशन, एक लिमिटेशन है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेशन है। कितना लिमिट कैसे डिसाइड हो रहा है, लिमिट डिसाइड हो रहा है अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स बस इतना ही मांग सकती है, उससे ज्यादा नहीं। फिर आता है लिमिटेड बाय गारंटी। ये कैसा कंपनी होता है, गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी बोल रहा है, मतलब अगर कोई शेयर होल्डर जब किसी कंपनी का शेयर होल्ड कर रहा है जो कि लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है, ठीक है, तब क्या होगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स मे बी रेस्पेक्टिवली अंडरटेकन टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग ओन्ड अप, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या था, अगर कंपनी बंद होने को आ रही है तो कंपनी अपने मेंबर से कितना पैसा जो है कॉल कर, मतलब कितने पैसे का डिमांड कर सकती है, बस उतना ही पैसा डिमांड कर सकती है जितना अभी तक अनकॉल्ड था, ठीक है। मेमोरेंडम में वही अमाउंट लिखा हुआ रहेगा अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। लेकिन अगर कंपनी जो है बंद हो रही है, डिसोल्यूशन में जा रही है, उस केस में अगर कंपनी अपने मेंबर से उतना पैसा मांग सकती है जितना मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, ठीक है। मेमोरेंडम में एक अमाउंट लिखा होगा, उसके साथ शेयर का कोई लिंक नहीं है। मेंबर ने बोला होगा अगर कंपनी बंद होगा हम ये अमाउंट पे करेंगे, हम गारंटी लेते हैं कि हम इतना रुपए दे देंगे, ठीक है।
तो इसको बोला जाता है यहाँ पर गारंटेड कंपनी। देखो मींस कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रेस्पेक्टिवली अंडरटेकन। मेंबर ने खुद ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि कंपनी अगर कभी बंद होने को आती है, इन दैट केस हम इतना पेमेंट करेंगे टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी को एसेट जनरेट करने के लिए, क्योंकि जब कंपनी बंद होने को आती है ना, तो कंपनी को अपना लाइबिलिटी क्लियर करना पड़ेगा मार्केट में। ऐसा नहीं है मेरा बिजनेस खराब चल रहा है हम बंद कर दिए बिजनेस बंद हो गया, नहीं। कंपनी ऐसे ही बंद नहीं हो जाती है, काफी टाइम लगता है, ठीक है। तो कंपनी अगर बंद होने को आ रही है तो कंपनी का अपना जितना भी पेएबल है, चाहे वो क्रेडिटर को हो, लोन हो, ये हो वो हो, सारे चीजों को मैक्स टू जितना हो सके पे करना पड़ेगा। मतलब एसेट वैसेट बेच के पे करना पड़ेगा, फिर बंद कर सकती है कंपनी अपने आप को, ठीक है। तो इसमें जो मतलब पैसे का जरूरत होता है, ठीक है, तो ये पैसा कौन देगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कंपनी के पास जो एसेट है वो बेच देगी, जो कैश वैस है उसका यूज करेगी। इसके अलावा अगर कंपनी गारंटेड लिमिटेड बाय गारंटेड कंपनी है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स यानी मेंबर से डिमांड करेगी कि पैसा लाओ, लेकिन कितना लाने को बोलेगी, जितना उन्होंने गारंटी लिया था जब उन्होंने शेयर खरीदा था, ठीक है। अब ये गारंटी कब ले सकती है, अगर कंपनी का नेचर ऐसा है, ठीक है। और अगर कंपनी का नेचर लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो शेयर्स के टुवर्ड्स जितना अनपेड अमाउंट है बस उतना ही कंपनी कॉल कर सकती है, अगर वुंड अप हो रही है। वुंड अप का मतलब होता है बंद होना। होल्डिंग कंपनी के बारे में मैंने उस दिन भी बोला था। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है ये देखो, ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, ठीक है। अगर ए कंपनी बी कंपनी का मोर देन 51% शेयर होल्ड कर रही है, ठीक है। मोर देन 50% यानी 51% से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रही है, तो ए हो जाएगी कौन सी कंपनी, होल्डिंग, और बी सब्सिडियरी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन होल्डिंग कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स ए कंपनी ऑफ विच कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है होल्डिंग कंपनी का मतलब है अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड कर रही है, जिसको उसका सब्सिडियरी कंपनी बोला जाएगा और उसको उसका होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा, ठीक है। और सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या है, ये देखो ये सब्सिडियरी कंपनी है। ए अगर ऐसा एक कंपनी है जो बी कंपनी का 51% से ज्यादा, ठीक है, वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडियरीज कंपनीज, ठीक है। अगर वन हाफ मतलब 50% होता है, मोर देन वन हाफ 50% से ज्यादा अगर शेयर होल्ड कर रही है बी कंपनी में, तो बी कंपनी हो जाएगी सब्सिडियरी कंपनी। और ए कंपनी के पास कंट्रोलिंग आ जाएगा किस चीज का, बी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कॉम्पोजिशन होगा, मतलब इनके डायरेक्टर कौन होंगे कंपनी के, ये डिसाइड करने का पावर आ जाएगा। क्योंकि 51% शेयर्स है मतलब वोटिंग राइट्स है, काफी ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएगा। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एज इट एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडियरी कंपनी। मतलब हो सकता है कि सिर्फ इसी का कंट्रोल कर रहा है, या फिर मतलब बी और भी कंपनी है जैसे सी, ठीक है, सी का भी मान लो मोर देन 50% शेयर होल्ड कर रखा है, तो ये सी भी उसका सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगा। ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ देयर इज इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू सब्सिडियरी कंपनी। मतलब बी कंपनी का अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है, बी कंपनी का अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी है, मतलब बी का जैसे यहाँ पर ए होल्डिंग है बी सब्सिडियरी है, उस तरह से हो सकता है कि बी सी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखा है। इनके इन दैट केस बी और सी में रिलेशन क्या हुआ, बी हो जाएगा होल्डिंग और सी हो जाएगा सब्सिडियरी। तो सब्सिडियरी का सब्सिडियरी वो भी हो जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। मतलब ए के लिए बी तो सब्सिडियरी है ही डायरेक्टली, और बी का अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो वो भी ए का सब्सिडियरी कंपनी है, यही चीज बोल रहा है। द कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स एक्सरसाइज ऑफ some power to appoint or remove all the majority of the director of the subsidiary company। मतलब वही वोटिंग राइट्स को यूज करके क्या कर सकते हैं ये लोग, डायरेक्टर को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। अगर किसी को ठीक नहीं लग रहा है तो उनको रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली वोटिंग राइट्स का जो है वोटिंग राइट्स को अप्लाई मतलब एप्लीकेबल कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा शेयर्स होल्डिंग है, मतलब आधा से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 50% अगर शेयर होल्डिंग है, तो वोटिंग राइट से ये जो है डायरेक्टर को चूज कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यही चीज बोल रहा है।
अब देखो क्या बोल रहा है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये क्या होता है? एज पर सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी कंपनी shall prepare and keep at its registered office book of accounts and other relevant books and papers and financial statement for every financial year, which give a true and fair view of the state of the affairs of the company, including that of its branch office or offices, if any, and explain the transaction affected both at the registered office and its branch, and such books shall be kept or on accrual basis and according to the double entry system of the accounting। काफी बड़ा जो है सेंटेंस है, यहाँ पर देखो पैरा है, क्या बोल रहा है? सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सभी कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है जैसे कि जहां पर हम लोग ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट दिखाते हैं, कैश फ्लो दिखाते हैं, ठीक है? इस तरह के जो भी फॉर्मेट्स को यूज किया जाता है कंपनी का पूरे साल भर का परफॉर्मेंस बताने के लिए, उसको बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? उसको बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे अगर हम लोग, जैसे बचपन का ही मान लो, जब हम लोग सारे साल पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद हमारा एक हाफ ईयरली टेस्ट होता है, फिर एनुअल टेस्ट होता है, फिर हम लोग दूसरे क्लास में चले जाते हैं। वो मतलब पूरे साल भर का परफॉर्मेंस कैसे पता चलता है? जो फाइनल एग्जाम होता है उससे पता चलता है, उसके बाद ही हमें प्रोमोट किया जाता है दूसरे क्लास में। वैसे जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का हो या फिर फॉर्मेशन कैसा भी हो, तो अभी हम लोग कंपनी पढ़ रहे हैं तो इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ता है, पार्टनरशिप वालों को भी बनाना पड़ता है, सोल प्रोप्राइटर वालों को भी बनाना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर कंपनी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है, और उसे उसको कहाँ रखना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है? रजिस्टर्ड ऑफिस में वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना पड़ेगा। और अगर कोई रेलिवेंट और भी कोई बुक्स है, जैसे देखो मेनली होता है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, जैसे कंपनी के केस में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को ट्रेडिंग पीएल नहीं बोला जाता है, बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नाम अलग है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट, ठीक है? और अदर रेलिवेंट बुक्स के अंदर जैसे कैश फ्लो वगैरह भी आ सकता है। एंड अगर कोई रेलिवेंट पेपर्स है, ठीक है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेलिवेंट बुक्स, ठीक है, ये सारी चीजों को उनको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा, विच गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जिससे मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा ना, ये हमें क्या दिखाएगा? ये हमें कंपनी का जो भी अफेयर्स, का मतलब क्या होता है? अफेयर्स का मतलब कंपनी ने पूरे एक साल में जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह किए, जो भी काम किए हैं, ठीक है, तो वो सारे स्टेट ऑफ अफेयर्स को हमें दिखाना पड़ेगा, जो कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे, और वो हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। अब वो कैसे दिखेगा ट्रू एंड फेयर व्यू? अगर किसी को ये सवाल आए कि ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे दिखेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये होता है कि जिस तरह, क्योंकि कंपनी का अकाउंट्स बनाने का रूल्स है, ठीक है, रूल्स क्या क्या है? जैसे कंपनी लॉ में जो बोला हुआ है उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, और जैसे एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बोला है वो फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जहां पर जो फॉलो करके करने के लिए बोला गया है वो सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो क्वेश्चन पेपर में अपना एक रूल्स रेगुलेशंस लिखा हुआ रहता है कि आपको इतने सारे क्वेश्चन में इतना सारा क्वेश्चन करना है, या फिर हम लोगों को क्या करना है, जो भी वर्किंग नोट है उसको सेपरेटली दिखाना है। तो ये रूल्स, अगर ये रूल्स फॉलो करेंगे तो हमारा जो एग्जामिनेशन का जो हम लोगों ने आंसर शीट बनाया वो ट्रू फेयर व्यू दिखाएगा। अगर हम लोग फॉलो नहीं करते, मान लो हमें बोला है कि सेक्शन ए मान लो सेक्शन ए एक क्वेश्चन का जगह है जहां पर 3 क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हमें ये तीनों में से कोई एक करना ही पड़ेगा। और बाकी सेक्शन बी में मान लो हम लोग को 5 क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, 5 क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से 1 2 3 4 5, तो हमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, हमें टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, जिसमें से सॉरी टोटल मान लो हम लोगों को 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, उसमें से हमें सेक्शन ए से एक क्वेश्चन का आंसर देना ही है और बाकी 4 यहां से देना है। अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेक्शन बी से ही 5 करके आ जाते हैं, हमें इनमें से नहीं हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं नहीं हम लोग अपने मन से सेक्शन बी से 5 कर देंगे, यहाँ है ना इतना सारा ऑप्शन, तो नहीं चलेगा, तो ट्रू फेयर व्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इंस्ट्रक्शन तो पढ़ के देखना पड़ेगा ना। अब हमें क्वेश्चन जिन्होंने बनाया है, जो एग्जाम पैटर्न है, वो बोल रहे हैं भाई सेक्शन ए हमें करना ही है, एक सेक्शन ए से हमें अटेम्प्ट करना ही है, यहाँ से 5 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ से एक लेके 5 करना है,
यहाँ से ये लेके 5 करना है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम लोग यहाँ से एक भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करते तो वो हमारा यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंसिडर नहीं होगा, यहाँ से 4 ही होगा, तो वो ट्रू फेयर व्यू नहीं होता है। उसी तरह से कंपनी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अपना जो भी रूल्स रेगुलेशंस बताया गया है, जो भी प्रेस्क्राइब्ड है, चाहे वो एएस में हो, लॉ में हो, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके ट्रू एंड फेयर व्यू दिखेगा। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू तभी दिखेगा। जैसे मान लो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में होता है ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एक इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। ठीक है, तो बिजनेस में स्टॉक तो हो ही सकता है, उस स्टॉक का कॉस्ट है मान लो 100 रुपीज, मतलब इतने से हम लोगों ने खरीदा था। अगर हम लोग उसको मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो है 120। तो हमें अपना स्टॉक को कैसे वैल्यू करना पड़ेगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यानी कॉस्ट में वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ एस, मतलब ये देखो अभी ये मैंने एस 2 बताया। ठीक है, ऐसा बहुत सारा एस है। एस क्या है, एस है अकाउंट्स को बनाने का रूल्स। जैसे हम लोग ऐसे टी शेप में बनाते हैं, कहीं पर टी शेप फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जैसे इधर डेबिट लिखते हैं उधर क्रेडिट लिखते हैं, ये जितना भी रूल्स रेगुलेशंस जहां बताया गया है कि किस चीज को कैसे ट्रीट करना है, तो ये जैसे कंपनी में कितने तरह का कंपनी होता है, कहाँ पर कितने लोग रहने से वो क्या कंपनी होता है, कौन सा स्मॉल कंपनी, कौन सा प्राइवेट, कौन सा पब्लिक, तो ये कंपनी लॉ बता रहा है। तो इस तरह से हर एक चीज को फॉलो करके हम लोग अपना अगर स्टेटमेंट बनाएंगे तो ही वो हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस और ऑफिसेस। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रखने का है, मतलब रेलिवेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, और ये भी जो हमारा जो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह है, ये सब हमें कहाँ कहाँ रखना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में तो रखना ही है। और बोल रहा है ब्रांच ऑफिस में रखेंगे अगर एक ब्रांच है, या फिर ब्रांच ऑफिसेस मतलब अगर मोर देन वन ब्रांच है, इफ एनी, एंड एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन इफेक्ट बोथ एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेस, एंड सच बुक्स शैल केप्ट ऑन एक्रूअल बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बोल रहा है कि अगर कोई ऑफिस ब्रांच ऑफिस है या फिर ऑफिसेस है, इफ एनी, इसीलिए बोल रहा है, इस पॉइंट के लिए बोल रहा है, अगर है तो वहां पर भी रखो। एंड एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन इफेक्ट बोथ एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स ब्रांच। बोल रहा है एक्सप्लेनेशन जो भी रहेगा ट्रांजैक्शन इफेक्ट का, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में भी उसका डिटेल्स रखना है, ब्रांच अगर है ब्रांच ऑफिस में भी रखना है। एंड सच बुक्स आर केप्ट ऑन एक्रूअल बेसिस, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। अकाउंट्स जो है वो पूरा का पूरा एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब, एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है जैसे मान लो अगर मेरा जो ऑफिस है वो रेंटेड है। ठीक है, तो मान लो 12 महीने में रेंट 10,000 रुपए का रेंट है, तो 12 महीने में कितना रेंट होना चाहिए, 1,20,000। तो ये मेरा खर्चा है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अभी तक 10 मंथ्स का ही रेंट दिया है। ठीक है, लेकिन हम 12 महीना रह चुके हैं। ठीक है, हम जैन से लेकर दिसंबर तक ऑफिस यूज कर चुके हैं, बट अभी तक मैंने जो है अक्टूबर तक का ही मैंने क्या किया है, अक्टूबर तक का ही रेंट पे किया है। और नवंबर दिसंबर मैंने रेंट नहीं दिया, बट हम वहीं पर है, यूज भी कर रहे हैं। मतलब मेरा क्या हो गया, खर्चा मैंने लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, मैंने 2 महीने का यूज किया बट उनको पेमेंट नहीं किया, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। मैंने बोला हम बाद में पेमेंट करेंगे। ठीक है, और वो मान भी गए, मान लेते हैं एक बार। ठीक है, कि जो भी लैंडलॉर्ड है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम लोग अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो वहां पर बिजनेस खर्चे में रेंट को भी दिखाएंगे। तो रेंट कितना दिखाना चाहिए, क्या 1 लाख का दिखाए क्योंकि हम लोगों ने 10 मंथ्स का 10,000 पे किया है, या फिर हम लोग दिखाएं 1,20,000 का। तो एक्चुअली अकाउंट्स हमें बोलता है कि 1,20,000 का ही दिखाओ। क्यों, क्योंकि अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि कैश आउटफ्लो से मतलब नहीं है, या फिर कैश इनफ्लो से भी मतलब नहीं। मेरे पास जैसे ये खर्चा है तो ये आउटफ्लो दिखा रहा है, मुझे ये दिखाना है कि मेरा एक्चुअली उस पीरियड का कितना खर्चा है। तो उस पीरियड का एक्चुअल खर्चा तो मेरा 1,20,000 है। हम बाद में 20,000 देंगे वो अलग बात है, लेकिन इस पीरियड में मुझे अगर हम 10 महीने का खर्चा दिखाएंगे क्योंकि मैंने पे नहीं किया तो मेरा प्रॉफिट गलत आएगा। हम पूरा खर्चा दिखा देंगे जो मेरा 12 मंथ्स का मतलब इस साल का होना था। ठीक है, पूरा खर्चा दिखा देंगे और उसके हिसाब से मेरा नेट प्रॉफिट सही आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग बोल के ऐड करके 20,000 को दिखाएंगे ताकि मुझे पता चले कि मुझे इसको फ्यूचर में पे करना है। तो इस तरह की चीजों को बोला जाता है एक्रूअल बेसिस। ठीक है,
अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बनना चाहिए और डबल एंट्री सिस्टम मतलब प्रॉपर डेबिट क्रेडिट का रूल्स फॉलो करके ये बनना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। ये कहाँ पर बताया गया है? सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये पॉइंट बताया गया है। फिर बोल रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंपनी में कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलिवेंट पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इन सच ए मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। बोल रहा है कि कंपनी को ये सारे डिटेल्स को कैसे रखना पड़ेगा, ये सारे डिटेल्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रेलिवेंट पेपर्स जो भी है इनको रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखना पड़ेगा इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और किस तरह से रखना पड़ेगा? जैसे प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज करके उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उन्हें रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होता है वो कहां पर बताया है? सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall give a true and fair view of the state of affairs of the company or companies, comply with the notified accounting standard, and shall be in the form or forms as may be provided for different classes or classes of the companies as prescribed in the schedule 3। फिर से बताते हैं, देखो मतलब बताया तो नहीं है, जस्ट मैंने रीड किया। बोल रहे हैं देखो, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये क्या बता रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। अभी अभी मैंने ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब बताया। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और कंपनीज, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा वो कंपनी का, या अगर किसी का मोर देन वन कंपनी है तो कंपनी या कंपनीज का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। कंप्लाई विद द नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था। ट्रू फेयर व्यू कैसे दिखाएगा? अगर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड किया गया है कि किस चीज को किस तरह से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली हमें बताता है कि हमारा पूरा जो भी डिटेल्स है वो कैसे प्रेजेंटेशन होगा, अगर किसी चीज का वैल्यूएशन करना है वो कैसे वैल्यू होगा, ये सारी चीजों को बताता है। अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, एस 1 एस 2, ठीक है, एस 17 एस 19, इस तरह से। तो कंप्लाई विद द नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ एट पर, कंप्लाई होने का मतलब है एट पर होके बनाना पड़ेगा। एंड शैल बी इन द फॉर्म और फॉर्म्स एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनीज, ठीक है। तो जिस कंपनी के लिए जिस तरह का प्रेस्क्राइब किया गया है उसको फॉलो करके हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, और एज प्रेस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल 3, ठीक है। तो हमें शेड्यूल 3 में जैसे प्रेस्क्राइब किया गया है उस तरह से कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे कंपनी के, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हर एक एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब जो हर साल होता है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी जो है वहां पर हमें ये सारी चीजों को डिस्क्राइब करना पड़े। कौन डिस्क्राइब करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिखाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना है उसका क्या डिटेल्स है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए। ये हम लोगों ने लास्ट दिन भी पॉइंट पढ़ा था कि शेयर होल्डर का ये राइट्स होता है कि उनको वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह को इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। कुछ रेलिवेंट उनको डॉक्यूमेंट लगता है तो वो भी वो चाहे तो जब चाहे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोल रहा है? क्या क्या बनाने के लिए बोल रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या क्या होता है? जैसे कि बैलेंस शीट होता है जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, और क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों तो मैंने बताया था। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, ठीक है, अगर चेंज ऑफ इक्विटी के बारे में कुछ बताना है, अगर ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है तो वो भी बताना पड़ सकता है। एन एक्सप्लेनेटरी नोट annex to or forming part of any document referred to subclause 1 to subclause 4, मतलब अगर कोई एक्सप्लेनेटरी नोट, जिसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने देखा था अगर कोई ऐसा डिटेल्स है जिसको हमें नोट बना के देना है तो हम लोग मेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ उसे एनेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी नोट को एनेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये भी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड। प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू वन पर्सन कंपनी सेल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी में नॉट इंक्लूड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो भी 1 पर्सन कंपनी होगी, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी का मतलब ऐसा कंपनी जो एक पर्सन ही बना रहा है, जो कि 2013 कंपनीज एक्ट में आया था, इसके पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। और डोरमेंट कंपनी का मतलब है जो कंपनी फॉर्मेशन में तो आ रही है लेकिन अभी तक काम करना एक्टिव नहीं हुई है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। तो डोरमेंट कंपनी ये लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का जरूरत नहीं है। तो कंपनी को क्या क्या बनाना पड़ सकता है? बैलेंस शीट,
स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी अगर बताया गया है, इफ एप्लीकेबल, ये सब नॉर्मली होता है, इफ एप्लीकेबल देन। और अगर कोई नोट, जैसे तुम लोग कुछ नोट्स लिखते हो, कुछ स्पेशल नोट देना होता है, तो जो भी सम कर लिया उसके नीचे दे दिया, ठीक है, स्पेशल नोट जैसे होता है ना, वैसे कंपनी को अगर स्पेशली कुछ बताना है, ठीक है, कुछ स्पेशली एक्सप्लेन करना है, तो उसे एनेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है, स्टेपल करके उनको डिटेल्स जो है वो दिखाना पड़ेगा, मेन जो फॉर्म है उसके साथ, ठीक है, मतलब मेन जो भी डिटेल्स है उसके साथ उसे एनेक्स्ट करना पड़ेगा। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, दो दो कंपनी के लिए जरूरत नहीं, एक है वन पर्सन और एक है अच्छा, स्मॉल कंपनी और डॉर्मेंट, ठीक है। तो वन पर्सन और स्मॉल कंपनी के बारे में तो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, डॉर्मेंट के बारे में वहां कुछ बोला नहीं था, लेकिन मैंने बोल दिया जो कंपनी के हिसाब से रजिस्टर्ड है बट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, मतलब काम अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है, तो उसे बोलते हैं डॉर्मेंट कंपनी। फिर यहाँ पर क्या बोला है, देखो, रिक्विजिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, इट शैल गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि कंपनी के ऊपर ये प्रेशर है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऊपर ये प्रेशर है कि आपको क्या करना है, आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अपने मन से नहीं बना सकते। एएस का कंसेप्ट क्यों आया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने हिसाब से बनाएंगे, तुम लोग अपने हिसाब से बनाओगे, तो सबका अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन आंसर दिया लिखने के लिए, और मैंने अगर कुछ रूल्स नहीं बताया कि कैसे करना है, सब कोई अपने मन से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। जैसे मैंने अभी बोला ना कि इस सेक्शन से एक क्वेश्चन करना है, इससे चार, ये सभी को मैंने बोला। अगर हमने ये सबको नहीं बोल के ये बोल देते पांच क्वेश्चन करके लिखो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोई कोई भी अपने मन से कुछ भी लिखेगा तो वो चेकिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सबको अलग अलग क्वेश्चन दे दे, ऐसा नहीं होता है, सबको एक ही तरह का मुझे क्वेश्चन देना है, तभी जाके हम उसको देख के देख पाएंगे और एक कंक्लूजन में आ पाएंगे कि किसने कितना अच्छा किया है। तो उसी तरह से बेटर परफॉर्मेंस वगैरह को एसेस करने के लिए एएस लाया गया है, जिसको सभी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरह से आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, ताकि कंपनी, और अगर कंपनी फॉलो नहीं करती है तो बोलेंगे वो उसका फाइन हो जाएगा। अगर कंपनी फॉलो नहीं करेगी तो कंपनी को फाइन देना पड़ेगा, मतलब फिर वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बता रही है तो नहीं चलेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, वो चीज जो है उनको फॉलो करके ही करना है एएस के हिसाब से, जो भी एएस जिस बारे में बता रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो, प्रोविजंस एप्लीकेबल, प्रोविजंस क्या क्या है, स्पेसिफिक एक्ट इज एप्लीकेबल, फॉर इंस्टेंस जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर नहीं आता है, इनका और अलग एक्ट है, उसके अंडर इंश्योरेंस कंपनी है। बैंकिंग कंपनी का भी अलग एक्ट होता है, ठीक है, स्पेसिफिक एक्ट, बैंकिंग कंपनी भी 2013 के हिसाब से नहीं चलती है। और अगर कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है तो ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से नहीं चलेगी, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कौन कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कोई इलेक्ट्रिसिटी से एंगेज, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है उनका अपना अलग एक्ट होता है, वो उसके हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह जो है प्रेजेंट करते हैं, बाकी एक्टिविटीज भी उस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी फॉर विच ए फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट गवर्निंग सच क्लास ऑफ कंपनीज, क्या बोल रहा है, एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी, मतलब इसके अलावा अगर कोई और क्लास ऑफ कंपनीज है फॉर विच ए फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड, जैसे मैंने बोला ना ये लोग कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो नहीं करते, ये अपने अपने एक्ट के अंडर जिस तरह से इनको बैलेंस शीट पीएल बनाने के लिए बोला गया है वो उसी तरह से बनाते हैं। बोल रहा है कि अगर ऐसा और कोई कंपनी है जिनके लिए अलग फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट और पीएल के बात को बताया गया है अंडर एनी, मतलब एक्ट गवर्निंग सच क्लास ऑफ कंपनी, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये सब कुछ एग्जांपल्स दिया है। अब यहाँ ये लाइन ये बोलना चाह रहा है अगर ऐसा और भी कोई क्लास ऑफ कंपनीज है जिसके लिए अलग कोई एक्ट बना हुआ है तो उनको उसी को फॉलो करके प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन केस ऑफ ऑल अदर कंपनीज, ये सारी कंपनीज को छोड़ के, मतलब बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ठीक है, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस कंपनी या फिर इस तरह का कोई कंपनी, इनको छोड़ के बाकी सारे कंपनीज को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाना है वो किसके हिसाब से बनाना है, बैलेंस शीट को बनाना है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 और पीएल को बनाना है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है। तो दोनों शेड्यूल 3 के अंडर से बनेगा, ठीक है। तो बाकी कंपनी जो ये कौन सा है, वो सारी कंपनी जो 2013 एक्ट को फॉलो करके बन रही है, ठीक है, इनका कैसे होगा, इनका दो शेड्यूल होता है, ठीक है। एक होता है शेड्यूल
सॉरी, इनका शेड्यूल 3 होता है। शेड्यूल 3 का 2 पार्ट होता है, एक होता है पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में ये प्रेस्क्राइब किया गया है कि कैसे बैलेंस शीट को बनाना है, पार्ट 2 में ये प्रेस्क्राइब किया गया है कैसे पीएल को बनाना है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल को कैसे बनाना है। और ये दोनों चीज कहाँ प्रेस्क्राइब किया गया है, शेड्यूल 3 में प्रेस्क्राइब किया गया है। मतलब फॉर्मेट क्या होगा, क्या लिखना है। जैसे पहले स्टॉक को स्टॉक ही लिखा जाता था। स्टॉक मतलब जिस चीज को हम लोग, जैसे मान लो अगर मेरा अगर मान लो मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ठीक है, तो मेरा स्टॉक क्या होगा, जैसे अगर हम मान लो लैपटॉप बेचते हैं, मोबाइल बेचते हैं, तो ये सब मेरा स्टॉक होगा। अभी क्या होता है कि यहाँ पर ये शेड्यूल 3 के हिसाब से स्टॉक को इन्वेंट्री बोला जाता है। ठीक है, तो हमें इन्वेंट्री लिखना है। पहले फिक्स्ड एसेट ही लिखा जाता था कंपनी के केस में भी, लेकिन अब बोल रहे हैं फिक्स्ड एसेट नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, पीपीई। पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये जो सारे रूल्स रेगुलेशंस है वो बताए जाते हैं, प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, और उसको फॉलो करना पड़ेगा। जिसके लिए जो एप्लीकेबल होगा उनको वो चीज फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे चीजों का फॉर्मेट वगैरह ये सब हमें शेड्यूल 3 में बताया गया है। पार्ट 1 में बैलेंस शीट के बारे में बताया गया है, पार्ट 2 में जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, देखो, कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ एट पर होना, ये तो हम बार बार बता भी रहे हैं, हर एक जगह पे दिख भी रहा है हमें। एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इट इज मैंडेटरी टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये एएस जो है वो क्या होता है, वो प्रेस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजेस, अपडेट या रिवाइज्ड करना हो तो वो रिवाइज्ड कर दिया जाता है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये मतलब नोटिफाइड करती रहेगी कि ये इसमें चेंजेस हुआ है तो आपको ये इस फॉलो करना पड़ेगा, एस का ये चीज चेंज हुआ है तो आपको इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब चलता रहता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट shall give a true and fair view of the state of affairs of the company or companies and comply with the accounting standard notified under section 133। तो यहाँ तक क्या बोला है, सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखना चाहिए। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे दिखेगा, अगर एज पर एस चलेगा, एज पर अगर लॉ चलेगा तो जरूर दिखेगा। ठीक है, फ्री फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और कंपनीज एंड कंप्लाई विथ, और इनको एट पर होना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि ये बात कहाँ बोला गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ एट पर होना पड़ेगा, ये बताया गया है सेक्शन 133। एंड shall be in the form or forms may be provided for different class or classes of the companies in schedule 3 under the act। और कैसा फॉर्म यूज होगा, फॉर्मेट यूज होगा, ठीक है, वो हमें बता दिया गया है। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ना, शेड्यूल 3 और पार्ट 1 में हमें बताया गया कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग को दिख रहा है ना, हमें यही वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख के कंपनी, मतलब यही वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी अगर है और हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो यही वाला हमें फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग अपने मन से कोई भी फॉर्मेट फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर्मेट हमें क्या बोल रहा है, फॉर्मेट का जो मतलब सिस्टम है वो कैसे, पहले लाइबिलिटीज के बारे में बताया। लाइबिलिटीज पहले कंपनी का भी ना लाइबिलिटीज ही लिखा जाता था, लेकिन जब से शेड्यूल 3 आ गया है तब से ये लिखा जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा, लेकिन समझ के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पहले लिखना पड़ेगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे पीछे नहीं लिख सकते हम लोग, ऐसा नहीं कि ये करेंट लाइबिलिटी ऊपर लिख दिया, नहीं चलता है। ठीक है, हमें लाइन बाय लाइन ही लिखना पड़ेगा। तो क्यों लिखना पड़ेगा, लॉजिक भी है। देखो, सबसे पहले कंपनी को फंड ही जुगाड़ करना पड़ेगा अपना बिजनेस को रन करवाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ये 3 पॉइंट आएगा। पहला क्या है, शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसिप्ट अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, अब ये देखो, ये सब का मतलब बता देते हैं। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने लास्ट दिन डिस्कस किया था। शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी अपना प्रोजेक्ट को मार्केट में एडवर्टाइज करती है और उससे वो क्या करती है, पैसा जुगाड़ करती
करती है, पब्लिक को बोलती है कि मेरे बिजनेस में अगर आपको ठीक लगता है मेरा बिजनेस तो आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, ठीक है। तो ये हो जाता है, इससे कंपनी को कैपिटल मिलता है। जैसे बिजनेस में कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल होता है, ठीक है, कैश टू कैपिटल होता है। कंपनी जब अपना कैपिटल रेज कर रही है तो वो भी कैश करेगी, लेकिन ये कैपिटल किन से मिल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर से मिल रहा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। और इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, ये मैंने लास्ट दिन बताया था, वो ऐसे हिस्सेदार है जो कि प्रॉफिट भी लेने के लिए रेडी है और लॉस भी लेने के लिए रेडी है। एक्चुअली इक्विटी का मतलब ही होता है ओन, ठीक है, इक्विटी जो लैंग्वेज है इसका मतलब होता है ओन, ओन यानी ओनर। तो एकमात्र ओनर ही ऐसे पर्सन होंगे जो प्रॉफिट भी मान लेंगे लॉस भी मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया शेयर कैपिटल। इसके अलावा भी और एक तरह का शेयर कैपिटल होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि कितने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है, क्या होता है, नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर तुम लोग को थोड़ा सा डिटेल्स मिल जाएगा, हम यहाँ पर दिखाते हैं शेयर कैपिटल। ये देखो शेयर कैपिटल के बारे में क्या डिटेल्स लिखा है, फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर्स कैपिटल फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर ऑथराइज, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब क्या होता है कि कंपनी जब अपने आप को मार्केट में ला रही है कि मुझे पैसा चाहिए मेरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो भी पैसा लगाएगा उनको प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, और लॉस होने पे लॉस लेना पड़ेगा, यानी इक्विटी शेयर होल्डर का बात हो रहा है। तो कंपनी को ना, ऐसा नहीं कि कंपनी मार्केट से अपने मन से जितना चाहे पैसा निकाल सकती है, ऐसा नहीं होता है। कंपनीज एक्ट 2013 बोला है कि हर एक कंपनी को अपना पहले ऑथराइज्ड कैपिटल बताना पड़ेगा, मतलब इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैक्सिमम कितना पैसा लग सकता है उसको लिस्टेड करवाना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतना पैसे का जरूरत होता है, तो उसको बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब कंपनी का ऑथोरिटी है, जैसे मान लो किसी का ऑथराइज्ड कैपिटल अगर मान लो 10 करोड़ है, तो वो कंपनी मार्केट से 10 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है वो रेज नहीं करवा सकती है, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल को कंपनी को लिस्ट डाउन करवाना पड़ता है, ठीक है, लिस्ट करवाना पड़ता है, लिस्टेड मतलब जिसको बोलते हैं रिटन डाउन करवाना पड़ेगा। तो ये हो गया, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। शेयर कैपिटल में हमें ये पता चलेगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, कितने सारे शेयर्स इशू किए गए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच आर इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, व्हिच आर इशूड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, मतलब कितने सारे शेयर इशू किए गए, कितने सारे शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, और कितने सारे शेयर्स पे पैसा कितना मिला है, कितने सारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए, और अभी तक कितने सारे शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला है, ठीक है। मतलब कितने सारे शेयर्स इशू हुए, जैसे मान लो कंपनी सोच रही है अभी हम 8 करोड़ ही मार्केट से पैसा निकालेंगे, बाकी 2 करोड़ नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो कंपनी 8 करोड़ शेयर पैसा 8 करोड़ रुपए जो है मार्केट से अगर वो रेज करना चाहती है, तो उसे 8 करोड़ शेयर्स के मतलब 8 करोड़ जो पैसा उन्हें रेज करना है उसके अगेंस्ट में उन्हें कितना सारा शेयर इशू करना है, पहले उनको वो सोचना पड़ेगा। मतलब एक एक शेयर का प्राइस उनको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज अगर एक एक शेयर का प्राइस इनका हो जाता है 10 रुपीज करके, तो 8 करोड़ शेयर डिवाइडेड बाई 10 करने से पता चल जाएगा कि कितने सारे शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो करोड़ मतलब कितना हो गया, तो ये 110 कैंसिल, 80 लाख, ठीक है, 80 लाख शेयर्स इनको इशू करना पड़ेगा। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करने का टारगेट रख रही है 8 लाख, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 8 लाख शेयर्स बिक जाए, ठीक है। तो कितना बिक रहा है वो होता है सब्सक्राइब्ड, और जितना नहीं बिक रहा है वो होता है अनसब्सक्राइब्ड। अब सब्सक्राइब्ड हो गया मतलब भी पैसा मिल जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ शेयर होल्डर, जैसे मान लो कंपनी बोल रही है 10 रुपए मेरे एक एक शेयर का प्राइस है, आप एक शेयर खरीदोगे तो 10 रुपए देना पड़ेगा। अब मान लो किसी ने खरीद तो लिया है लेकिन उसने पूरा पेमेंट नहीं किया, तो जितना पेमेंट किया वो पेड अप, जितना नहीं किया वो अनपेड। ये सारे डिटेल्स हमें कहाँ मिलेंगे, शेयर कैपिटल हेडिंग में, पर वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। एक एक शेयर का वैल्यू क्या है, पर वैल्यू, ठीक है। पर वैल्यू का मतलब होता है जो शेयर का एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए। देखो शेयर का वैल्यू क्या होता है, जितना कंपनी ग्रो करता है ना, जो एक्सटर्नल इंपैक्ट है उसकी वजह से शेयर्स का वैल्यू बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन एक्चुअली शेयर का अपना एक इंट्रिंसिक वैल्यू तो होता है, ठीक है। मतलब अपना एक पर वैल्यू, मतलब जो वैल्यू होना चाहिए। जैसे एक एक टाइम पे कोई कोई चीज काफी महंगा हो जाता है, जैसे मान लो ऑनियन वगैरह की काफी महंगा हो जाता है, हम लोग बोलते हैं ना इतना ज्यादा महंगा। ये सब जो महंगा हो जाता है ये कुछ कॉजेज होता है जिस वजह से हो जाता है, लेकिन एक मिनिमम प्राइस तो होता है कि इस चीज का प्राइस क्या होना चाहिए, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। तो वो जो एक्चुअली जो वैल्यू होना चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे पर वैल्यू, ठीक है। तो पर वैल्यू नॉर्मली इक्विटी शेयर का हमेशा 10 माना जाता है।
शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड शुड बी रिकनसाइल्ड। तो हमें देखना पड़ेगा कि बिगिनिंग में शेयर कितने आउटस्टैंडिंग थे और एंड में कितना है, इसको हमेशा हमें रिकनसाइल करते जाना है। कॉल्स अनपेड, मतलब हम लोगों ने कॉल किया, कंपनी ने कॉल किया बट लोगों ने पैसा नहीं दिया, ऐसा भी होता है, तो इसको बोलते हैं अनपेड। फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर का मतलब होता है जैसे मान लो कंपनी क्या है, टाइम पीरियड दे देती है कि आपको इतने दिन के अंदर आपका जो भी पैसा बाकी है वो दे देना है। अगर शेयर होल्डर नहीं देता है तो कंपनी के पास ऑथोरिटी होता है कि कंपनी उसका जो मतलब अलॉटमेंट है उसे कैंसिल कर दे, ठीक है, उसे कैंसिल कर दे, तो उसे बोलते हैं फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब ही होता है कैंसिल। तो इस तरह का डिटेल्स हमें मिलेगा जब हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो शेयर कैपिटल वाला जो पॉइंट है वहां पर हमें ये सारे चीज मिल सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या होता है, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट का डिटेल्स हमें मिलेगा कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया। देखो पीएल मिलेगा, तो ये देखो यहाँ पर देखते हैं, ये रहा बैलेंस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, ठीक है। इसके अलावा मिलता है रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है एसेट को कंपनी जो है उसका वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकती है, ठीक है। तो कम या ज्यादा करने पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन। ये सब भी डिटेल्स में समझ में आएगा जब प्रैक्टिकली करेंगे। एक बार टर्म्स थोड़ा सा देख लो क्या होता है। फिर देखो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये क्या होता है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कंपनी जैसे शेयर इशू करती है ना, कंपनी डिवेंचर भी इशू कर सकती है। डिवेंचर का मतलब होता है पब्लिक से लिया गया लोन, ठीक है, पब्लिक से, बैंक से नहीं लेके पब्लिक से लिया गया लोन। और डिवेंचर लोन होता है ना, तो लोन को तो कभी ना कभी रीपे करना पड़ेगा, मतलब लोन का रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। मैंने अगर किसी से 100 रुपए उधार लिए तो मुझे उसे 100 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा, तो यही तो लोन होता है। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक्चुअली डिवेंचर जो पब्लिक से लिया गया लोन है उसको रिटर्न करने के लिए एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस जो है कंपनी हमें मतलब कंपनी लॉ बोलो या फिर रूल्स रेगुलेशंस जो है वो हमें बता रहा है कि आप अगर डिवेंचर इशू कर रहे हो, कोई कंपनी अगर डिवेंचर इशू कर रही है तो उनको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा डिवेंचर रिडीम करने के लिए। और ये क्या होता है, ये जिनका डिवेंचर रिडेम्पशन चैप्टर है उनको मतलब डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये अभी तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना, इतना समझ लो कि लिया गया पब्लिक से लोन वो रीपे करने के लिए ये रिजर्व बनाना जरूरी है। रिजर्व बना के रखो, ये पैसे से तुम फ्यूचर में लोन का पैसा पे कर पाओगे, ठीक है। अब ये बनाना मैंडेटरी होता है क्योंकि रूल्स है, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि हर एक शेयर का एक पर वैल्यू होता है, लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करी तो उसके शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत सारे लोग खरीदने का कोशिश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। या फिर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। तो ये तब कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है वो ज्यादा हो जाता है। तो पर वैल्यू से जितना ज्यादा होता है, पर वैल्यू से जितना ज्यादा होता है, मान लो 10 का शेयर हो गया 15, तो पर वैल्यू से जितना ज्यादा हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये भी मतलब इसका भी काफी डिटेल्स है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के टाइम पे बनाया जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को जब हम लोग रिडीम करते हैं तो भी ये बनाते हैं, इसका डिटेल्स अभी समझ में नहीं आएगा जिनका ये चैप्टर नहीं है। मतलब ये भी एक रिजर्व होता है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का मतलब होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा रिटर्न करने के लिए हमें सीआरआर बनाना जरूरी है, ये लॉ में लिखा हुआ है। अब ये सब डिटेल्स क्या होता है वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। कैपिटल रिजर्व मतलब एसेट वगैरह बेच के अगर हम लोग कुछ रिजर्व जनरेट करते हैं तो उसे बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। या फिर अदर रिजर्व, ठीक है, अदर रिजर्व कुछ हो सकता है, स्पेसिफाई द नेचर एंड पर्पस, ठीक है। अगर कोई अदर रिजर्व है तो उसका नेचर या पर्पस भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ सकता है। तो ये हो गया रिजर्व सरप्लस। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या पॉइंट है, रिजर्व सरप्लस के बाद यहाँ पर मनी रिसिव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जब तुम लोग बैलेंस शीट बनाओगे तो ये पॉइंट कभी नहीं आता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट है तो हम बता देते हैं। ये क्या होता है, मनी रिसिव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब होता है जो अमाउंट कंपनी ने रिसीव्ड किया है, ठीक है, शेयर वारंट के अगेंस्ट में, वो शेयर में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है। मतलब कंपनी ने क्या किया है, मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली बोल सकते हैं ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट कंपनी क्या कर सकती है, इंस्ट्रूमेंट
कंपनी जैसे शेयर इशू कर सकती है ना, वैसे शेयर वारंट भी इशू कर सकती है। जैसे कंपनी शेयर इशू करती है ना, कंपनी वैसे शेयर वारंट भी इशू कर सकती है। तो शेयर और शेयर वारंट में डिफरेंस क्या है? शेयर वारंट का मतलब है कि कंपनी ने जितना भी पैसा ये शेयर वारंट को इशू करके जनरेट किया है, ठीक है, यानी कंपनी जितना भी पैसा रिसीव कर रखी है शेयर वारंट के अगेंस्ट में, ये अभी तक शेयर नहीं बना है, ये एक स्पेसिफिक डेट पे शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कंपनी बोल रही है अभी हम शेयर वारंट इशू कर रहे हैं, आप मुझे कुछ पैसा दीजिए और शेयर वारंट ले लीजिए, और एक पर्टिकुलर डेट बता देती है, बोलती कि इस डेट पे आपका ये शेयर वारंट शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ये कैपिटल में ही फ्यूचर में कन्वर्ट होगा, ये शेयर होल्डर का ही फंड है, तो ये शेयर होल्डर के यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अच्छा, अब इसके बाद देखो, लेकिन ये पॉइंट तुम लोग को मिलेगा नहीं, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो नॉर्मली ये सारा पॉइंट हमारे डिस्कशन ম্যাম मैटर এটা কি नहीं हो। কনভার্টেবল নোটের মতোই একই হয়? হ্যাঁ, এটা কনভার্টেবল নোটের মতো, মানে এটা হচ্ছে শেয়ার ওয়ারেন্টটা যেমন শেয়ারের সার্টিফিকেট দেয়, সেরকম একটা শেয়ার ওয়ারেন্ট দিয়ে দেয়, বলে এটা কিনে রেখে নাও, এবারে একটা পার্টিকুলার ডেটে বলছে এই শেয়ার ওয়ারেন্টটা তোমার শেয়ার হয়ে যাবে, এখন শেয়ার নেই, ফিউচারে শেয়ার হয়ে যাবে একটা পার্টিকুলার ডেটে। अच्छा, अब देखो फिर और एक पॉइंट आता है, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब है कि एप्लीकेशन का पैसा ले लिए हैं, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं दिया है कंपनी ने, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट भी, बहुत सी जगह पे ना यहाँ रिसिप्ट भी लिखा हुआ रहता है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन का पैसा ले चुके हैं लेकिन अलॉटमेंट नहीं दिया। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्या होता है? देखो, जब कोई भी शेयर इशू होता है ना, तो शेयर का पैसा जो है पार्ट पार्ट फॉर्म में लिया जाता है। नॉर्मली जब इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है ना, पहला बार जब कंपनी शेयर इशू कर रही है, तब पार्ट पेमेंट नहीं लेती है, लेकिन जब फर्दर पब्लिक इशू होता है, तब कंपनी पैसा पार्ट पार्ट पेमेंट पे ही लेती है, ठीक है। जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है तो पूरा पैसा एक ही बार में देना पड़ता है, लेकिन जब कंपनी सेकेंड टाइम, जिसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक इशू करती है, अच्छा, ऑफर एक्चुअली फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है, तो इसीलिए आईपीओ बोला जाता है, वैसे इशू भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन इसका मेन यही टर्म होता है आईपीओ। अगर कंपनी एफपीओ इशू कर रही है, मतलब फर्दर पब्लिक को शेयर इशू कर रही है एक बार करने के बाद, तो कंपनी क्या कर सकती है, पार्ट पार्ट पैसा ले सकती है। पहले एप्लीकेशन का ले लिया, ठीक है, फिर अलॉटमेंट का ले लिया, फिर होता है कॉल, ठीक है। अब ये सब ना नाम है, मतलब पैसा देने का नाम है। जैसे मान लो तुम लोग कहीं पर भी एडमिशन लेते हो, तो पहले मान लो फाउंडेशन का पैसा दे दिया, फिर उसके बाद इंटर का दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद मान लो फाइनल का दोगे इंस्टीट्यूट को, ठीक है, या फिर जैसे कॉलेज में भी पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तो इस तरह से ना, तो ये पार्ट पार्ट होता है, तो उसी तरह से शेयर में भी पार्ट पार्ट होता है। तो इसका नाम क्या है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल मनी। हाँ, तो एप्लीकेशन का मतलब है कि स्टार्टिंग में ही जो मतलब फॉर्म खरीदने का पैसा, बेसिकली बोल सकते हो फॉर्म खरीदने का पैसा, तो एप्लीकेशन मनी ले लिया है कंपनी ने, लेकिन कंपनी ने अभी भी अलॉटमेंट कंफर्म नहीं किया है, वो पेंडिंग है, ठीक है। जैसे मान लो कोई कॉलेज का फॉर्म ले लिए और एडमिशन के लिए सोच रहे हो कि उस कॉलेज में, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो तुम लोगों ने लिया, उसका पैसा देना पड़ेगा कॉलेज को, एक पैसा दे दिया कॉलेज ने, एक प्रोस्पेक्टस में देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म डाल के दे दिया, ठीक है, अब उसको भरो। अभी आजकल तो फिजिकली होता नहीं है, आजकल जो है ऑनलाइन पे होता है, तो ऑनलाइन पे भी परचेज ही करना पड़ता है, फॉर्म का पेमेंट करना पड़ता है, वहां पर पेमेंट डिटेल्स आता है, पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करके फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से वो हो गया एप्लीकेशन का पैसा। लेकिन जब हमारा एडमिशन कंफर्म होगा, तभी ना हम लोग आगे का पेमेंट करेंगे कि एडमिशन का पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर वही हो रहा है, जब कंपनी अलॉटमेंट देगी तब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। तो शेयर एप्लीकेशन मनी तो रिसीव्ड है, बट अलॉटमेंट अभी तक पेंडिंग है, इसको बोला जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये भी हेड ना, मतलब ये जानने के लिए जान के रखो, बाकी अकाउंट्स में जो मतलब न्यूमेरिकल्स होता है, मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट करेंगे ना, उसमें कभी भी ये वाला चीज नहीं आता है, मतलब फाउंडेशन बोलो, इंटर बोलो, ये वाला का उतना यूज नहीं होता है, अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है जहां पर इसका यूज है, ठीक है। अच्छा, बस हाँ, ये पता होना चाहिए कि चीज क्या है। फिर उसके बाद देखो नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है वो सारे लाइबिलिटीज जिसका मतलब पेमेंट
करने के लिए हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलेगा, मतलब 12 महीने से ज्यादा का लाइबिलिटी। जैसे कि देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग बोरिंग मतलब उधार लेना। अब देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग का लिस्ट मिल जाएगा तुम लोग को, यहाँ पर देखोगे तो ऐसे बॉन्ड, डिवेंचर, टर्म लोन। देखो डिवेंचर अभी अभी मैंने बोला ना, पब्लिक से लिया गया लोन, ठीक है। बॉन्ड भी पब्लिक को इशू किया जाता है, बदले में पब्लिक को क्या मिलता है, जैसे बैंक अगर लोन देती है इंटरेस्ट लेती है, वैसे पब्लिक भी लोन देगी तो इंटरेस्ट लेगी। तो हम लोग चाहे तो कंपनी को भी लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड, इसको बोला जाता है बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है। बॉन्ड भी वन टाइप ऑफ लोन ही होगा कंपनी के लिए। डिवेंचर, ये टर्म लोन का मतलब होता है, जैसे मान लो 10 साल का लोन, 25 साल का लोन, 30 साल का लोन, इसको बोलते हैं टर्म लोन, एक टर्म के लिए किया गया लोन। डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी, ठीक है। फिर है डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी, मतलब जो लाइबिलिटी हमें फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स, ठीक है। डिपॉजिट्स, यहाँ पर इसका मतलब है कि हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी पढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग कैन बी क्लासिफाइड। अच्छा, डिपॉजिट का मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग ने बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किया तो वो तो एसेट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और अगर हम लोगों ने किसी से डिपॉजिट लिया, ठीक है, किसी से डिपॉजिट लिया, जैसे हम लोग जब बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट रखते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, तो बैंक का लाइबिलिटी क्या है, बैंक हमें उसको एक रिटर्न के साथ वापस करता है, ठीक है। तो उसी तरह से कंपनी अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, इसको पब्लिक डिपॉजिट भी बोलते हैं, तो कंपनी को उनको कुछ रिटर्न देना पड़ता है, ठीक है। और जैसे हम लोग एफडी करते हैं बैंक में, तो मान लो 5 साल का एफडी है, तो उसमें एक रिटर्न, जैसे मान लो हम लोगों ने रख दिया 1 लाख रुपए, ठीक है। 5 साल बाद जो स्पेसिफिक रिटर्न का बात हुआ था, उसके साथ हमें रिटर्न के साथ वो पैसा कंपनी, बैंक को रिफंड करना पड़ेगा। उसी तरह से डिपॉजिट का भी होता है कि अगर कंपनी पब्लिक से कुछ डिपॉजिट मांग रही है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा कितने टाइम के लिए उतने टाइम के लिए, और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फिर वो डिपॉजिट को रिटर्न करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो जो लीज होता है, लीज का पेमेंट। फिर बोल रहा है लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, अगर हम लोगों ने लोन एडवांसेस ले रखा है तो वो भी हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग हुआ। अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, अगर और कोई रिलेटेड पार्टीज से भी हो सकता है, और अदर लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो अलग स्पेसिफाई नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बैंक वगैरह से लोन वोन लेना, तो ये हो गया अदर लोन्स एंड एडवांसेस। और लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज का मतलब हो गया कि जैसे मान लो हमारे इन्वेस्टर से, क्रेडिटर से, ये लोग से ले रहे हैं, तो ये हो गया लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कुछ डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है देखो, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब ये क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा समझाने का। देखो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, टैक्स हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। टैक्स जो है, टैक्स तो हमें पे करना पड़ता है, तो कंपनी को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये टैक्स का जब बात आता है ना, तो 2 पॉइंट आ जाता है। देखो क्या क्या आ जाता है, ये देखो यहाँ पर 2 पॉइंट आएगा। पहला है कंपनीज लॉ, ठीक है, कंपनी, और दूसरा आ जाता है हम लोग का इनकम टैक्स लॉ, ठीक है, इनकम टैक्स लॉ। तो जब कंपनी का बात आता है तो 2 लॉ आ जाएगा, कंपनीज लॉ और इनकम टैक्स लॉ। मान लो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन, ठीक है, डेप्रिशिएशन का मतलब होता है एसेट को मेंटेन कर, एसेट को मेंटेन करने का जो खर्चा होता है उसे डेप्रिशिएशन बोलते हैं। मान लो डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करके प्रॉफिट आ रहा है 100, और यहाँ पर भी प्रॉफिट 100 ही माना जा रहा है, मतलब इनकम टैक्स भी बोल रहा है आपका प्रॉफिट 100 है, कंपनीज लॉ के हिसाब से जो कंपनी ने अपना बैलेंस शीट बनाया है वो भी बोल रहा है कि हाँ प्रॉफिट 100 है। अब कंपनीज लॉ के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है सपोज 20, और इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 30। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका रूल्स डेप्रिसिएशन चार्ज करने का अलग होता है। ये एक एग्जांपल है, ऐसा बहुत सारा अलग अलग रीजन होता है, ठीक है, कि प्रॉफिट मतलब इनका खर्चा और हमारा खर्चा मिसमैच कर जाता है। तो इस अभी यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 80, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, और इनके हिसाब से आ गया 70, ठीक है, इनके हिसाब से आ गया 70। अब अगर हम लोग टैक्स लेस करते हैं, टैक्स मान लेते हैं 30% है, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 24, यहाँ पर हो जाएगा 21, टैक्स रेट हम दोनों में एक ही जैसा मान रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दिखाते हैं, देखो ये वाला पॉइंट समझते हैं, पहले ये हटाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टैक्स हो गया 24। अब देखो यहाँ पर क्योंकि इनकम टैक्स वालों ने डेप्रिसिएशन 30 माना था और हम लोगों ने 20 माना था, तो हमें 10 रुपीज का बेनिफिट हुआ। क्यों, क्योंकि हमें इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अब इनका 30 मानने के लिए हमारा प्रॉफिट
₹70 कम हुआ। और प्रॉफिट जितना कम होगा टैक्स लाइबिलिटी भी उतना कम होगा। दिख रहा है देखो, यहाँ 24 हुआ, यहाँ 21 हुआ, तो हमें ₹10 का बेनिफिट मिला। ठीक है, अब ये जो ₹10 का बेनिफिट हमें मिल रहा है इस साल, ठीक है, इसका जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये अभी मिला है तो नेक्स्ट ईयर ये नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ये अप एंड डाउन होते रहता है। अभी ₹10 का प्रॉफिट मिला तो नेक्स्ट ईयर ये ₹10 का प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा, मतलब बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। ये नेक्स्ट ईयर ₹10 हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो अभी हमें ₹10 का मतलब एडवांस मतलब ₹10 का जो हमारा बेनिफिट हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे डेफर्ड टैक्स। ठीक है, डेफर्ड टैक्स बोलेंगे लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि अभी तो हमें दिख रहा है ये प्रॉफिट है, लेकिन फ्यूचर में हमें इसका ₹10 का और बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें ये ₹10 जो है पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज इन्होंने 30 किया है, कल ये कल क्या होगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ₹10 का गैप है, इस पे भी 30% का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोविजन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पर माइनस करने से 53 आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये कंपनी करेगी, ये यहाँ पर ये लोग नहीं करेंगे। तो ये हो गया डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि हम लोगों ने ₹10 का बेनिफिट हमें मिला। अगर ऑपोजिट होता, जैसे मान लो ये 30 होता, ये 20 होता, तो वो हो जाता डेफर्ड टैक्स एसेट। कैसे? हम लोग के हिसाब से ₹30 है। ठीक है, मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट कर दो। अगर ये हम लोगों का इनकम टैक्स वाला होता और ये कंपनी होता, तो हम लोग बोल रहे हैं ₹30 होगा और इनकम टैक्स बोल रहा है ₹20 होगा, तो मतलब हमें ₹10 का कम बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन वो बाद में जाके फिर चेंज हो जाता है, लेकिन उस साल के लिए वो हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर में क्या होगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे देखो, अभी बेनिफिट मिल रहा है तो फ्यूचर में वो एडजस्ट कर लेंगे ये लोग। और यहाँ पर अगर ऑपोजिट होता, यहाँ पर अगर ऑपोजिट होता, मतलब इनकम टैक्स वाले अगर ऐसे बोलते 100 और यहाँ पर 20, तो ये 80 हो जाता, तो इस केस में ये 24 हो जाता। और यहाँ पर क्या हो जाता, 100 और ये 30, तो यहाँ पर हो जाता 70। ठीक है, कंपनीज लॉ के हिसाब से 70 हो जाता। फिर हमें यहाँ पर मान लो ये टैक्स लाइबिलिटी 21 हो जाता, तो यहाँ पर हमें, हम लोगों ने 30 माना और इन्होंने 20 माना, तो हमें बेनिफिट कम मिला। तो ये ₹10 के ऊपर 30% यानी ₹3 हम लोग का हो जाता डेफर्ड टैक्स एसेट हो जाता। ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट, मतलब फ्यूचर में इसका हमें बेनिफिट मिलेगा और फ्यूचर में इसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी कम दिया है, तो आगे जाके वो देना पड़ेगा। तो इस तरह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, मतलब हम जस्ट पॉइंट को एक बार समझाने का कोशिश किए, वैसे प्रैक्टिकली ये पॉइंट भी काफी कम आता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और होता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो देखो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या क्या मिलेगा हमें, देखते हैं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में मिलेगा हम लोगों को लाइबिलिटीज तो पढ़ लिया। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इंप्लॉय बेनिफिट प्रोविजन। ठीक है, इंप्लॉय के लिए जैसे ग्रेच्युटी का प्रोविजन, प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन, ये सब होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, या फिर अदर कोई प्रोविजन। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब जो मोर देन, ये जैसे मोर देन 12 मंथ्स के लिए हो जाता है। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म का मतलब जो मोर देन 12 मंथ्स के लिए नहीं होता है। जैसे देखो, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, अगर ऑन डिमांड लोन रिपे करना है और उसके लिए हम लोगों ने कोई प्रोविजंस बना रखा है। ठीक है, सॉरी, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, प्रोविजंस नहीं है। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब जो लोन हम लोगों ने 12 मंथ से कम के लिए लिया है, जैसे कि लोन पेबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब लोन का कोई पर्टिकुलर टर्म पीरियड नहीं है, जब बोलेगा तब रिटर्न करना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, मतलब शॉर्ट टर्म एक्चुअली लेस देन 12 मंथ्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग लोन जो ले रहे हैं, कैसे भी ले, चाहे पब्लिक डिपॉजिट ले चाहे कुछ और ले, अगर वो 12 मंथ से कम के लिए है तो वो हो जाता है शॉर्ट टर्म बोरिंग। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो ये हम लोग का हो गया शॉर्ट टर्म बोरिंग। अदर करेंट लाइबिलिटीज में देखो, अदर करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स। ठीक है, बोल रहा है इंटरेस्ट एक्रू हो गया है, बट हम लोगों ने इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है ड्यू नहीं हुआ है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है। एक्रू का मतलब ऐसे दिखाते हैं, जैसे ये ईयर एंड है 31 मार्च, ये ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने मान लो लोन लिया है
इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, मान लो 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ है। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर मान लो यहाँ पर, ये मान लो 9 मंथ्स हो गया, ठीक है। अब ये 9 मंथ्स हो गया, इसके बाद ये लास्ट का 3 मंथ्स, ठीक है। मतलब जैन, फेब और ये मार्च हम लोगों ने यहाँ पर लोन लिया, ठीक है। यहाँ पर लोन लिया है और हमें लोन का इंटरेस्ट कब पे करना है? 12 मंथ्स बाद, जब लोन लिए उसके 12 मंथ्स बाद, मतलब नेक्स्ट दिसंबर में हमें पे करना पड़ेगा लोन का इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरह से अगर मानते हैं कि हमें इस तरह से पे करना है 1 साल का पूरा, अगर ऐसा मानते हैं हमें यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का क्या हुआ, लोन का इंटरेस्ट पे करना है हमें दिसंबर में पे करना है, लेकिन ये 3 महीने का लोन क्या हो चुका है, एक्रूड हो चुका है, इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है। बट अभी तक ड्यू डेट नहीं आया कि हम लोग पेमेंट करते, तो इस चीज को बोला जाता है एक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है। लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, क्योंकि इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होता है, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तब हमें इसे दिखाना पड़ेगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन इसको बोला जाता है। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग ना एक जैसा नहीं होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि उसी टाइम पीरियड में जो है हमें पे करना था, हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन इस टाइम पीरियड में हमें पे नहीं करना है, हमें दिसंबर में करना है, लेकिन खर्चा बुक करना पड़ेगा, तो ये होगा एक्रूड। इनकम रिसिव्ड इन एडवांस, अगर हम लोगों ने किसी से एडवांस में इनकम रिसीव कर रखा है बट उनको प्रोडक्ट भी नहीं बेचा, अगर बेचते हैं तो, या फिर सर्विस नहीं दिया अभी तक, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया करेंट लाइबिलिटी। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड पे नहीं किया है जो, वो हो जाएगा हम लोग का करेंट लाइबिलिटी। एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, बोल रहा है एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया है हम लोगों ने, अलॉटमेंट देंगे शेयर का ऐसा बोल के, एंड ड्यू फॉर रिफंड, बट हम लोग अलॉटमेंट नहीं दे सकते। ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, जैसे कितने सारे लोग एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, तो सभी को एडमिशन मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि उनका सीटिंग कैपेसिटी कुछ तो होगा, तो उसके ज्यादा तो वो भी नहीं दे सकते, जैसे जॉब के लिए अप्लाई होता है इस तरह से। तो वही बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब रिफंड करना है, कंपनी कंपनी नॉर्मली रिफंड कर देती है पैसा, तो रिफंड करना है, लेकिन अभी तक कंपनी ने रिफंड नहीं किया और उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर ये रूल्स होता है कि कंपनी अगर पैसा रिफंड नहीं करती है, जो सेड डेट है, मतलब कंपनी बता देती है कि इतने दिन के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, लेकिन अगर कंपनी रिफंड नहीं करती है तो कंपनी का इंटरेस्ट लग जाएगा उस रिटर्न पैसे पे। मतलब कंपनी को अगर किसी को 100 रुपए रिटर्न करना था और उस पर इंटरेस्ट लग जाता है पर्टिकुलर रेट जो प्रेस्क्राइब्ड है, मान लो 10 रुपए, तो कंपनी को 110 रुपए के साथ उसे रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो भी लाइबिलिटी कहलाए। और अदर करेंट लाइबिलिटी कुछ अगर हो सकता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट वगैरह, ठीक है, ये सब हो जाएगा हम लोग का अदर करंट लाइबिलिटी। तो ये देखो हम लोग का लाइबिलिटी का पोर्शन, हम लोग का डिटेल्स थोड़ा बहुत हम लोगों ने देख लिया। अब एसेट का देखो, एसेट का क्या होता है यहाँ पर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जैसे मैंने पहले भी बोला फिक्स्ड एसेट नहीं लिखा जाता, इसे लिखा जाता है आज के डेट पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब फिक्स्ड एसेट, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, ये सब होता है। ये देखो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर्स, ये सब हो जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। A detailed report showing additions, disposal, acquisition through business combination and other adjustment and amount related to depreciation, impairment losses, revaluation should be provided for each class of asset. कोई भी एसेट का अगर किसी भी वजह से नया खरीदा गया, एडिशंस हुआ है, डिस्पोजल बेच दिया है, नया, एक्चुअली एडिशंस का मतलब एग्जिस्टिंग में कुछ हम लोगों ने और ऐड कर दिया, मान लो 2 स्टोरीड बिल्डिंग था 3 स्टोरीड बना दिया, इसको बोलते हैं एडिशन। डिस्पोजल मतलब बेच दिया, मतलब हट गया हमारे पास से, डिस्कर्ड हो गया। एक्विजिशन मतलब नया खरीदना, ठीक है। तो बोल रहा है ये सब अगर कुछ भी हो रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड अदर एडजस्टमेंट एंड अमाउंट रिलेटेड टू, जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है, इंपेयरमेंट लॉसेस हो रहा है, रिवैल्यूएशंस वगैरह हो रहा है, ये सारे चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स रिपोर्ट इसका दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में डिस्कशन, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद हमारे पास है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है पेटेंट होता है, ठीक है, और गुडविल होता है, ये सब होता है हम लोग का इंटेंजिबल। देखते हैं यहाँ पर लिस्ट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट रहेगा, ये देखो, गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क,
सॉफ्टवेयर्स, माइनिंग राइट्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कॉपीराइट, पेटेंट, अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विस, ऑपरेटिंग राइट्स, ठीक है, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, रेसिपी, मॉडल्स, डिजाइन्स, फॉर्मूला, प्रोटोटाइप्स, अदर्स, ठीक है। ये सारी चीज इंटेंजिबल एसेट होते हैं। इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है? इंटेंजिबल एसेट इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट, बट इसे हम लोग आंख से देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इस तरह के एसेट को बोला जाता है इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो गुडविल होता है, ब्रांड होता है, ट्रेडमार्क, ये सब। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है? डिटेल रिपोर्ट शोइंग एडिशंस, अगर इसमें कोई एडिशन हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशंस एंड अदर एडजस्टमेंट एंड अमाउंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, लॉसेस, रिवैल्यूएशन, ये सारे चीजों को हमें अलग से दिखाना, मतलब डिटेल्स में इसका रिपोर्टिंग हमें करते रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। इंटेंजिबल एसेट के बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? मान लो कोई बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं बना है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो बिल्डिंग है तो वो कैपिटल नेचर का हुआ, ठीक है। और डब्ल्यूआईपी का मतलब होता है जो काम अभी भी चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे बट अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको बोला जाता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ बोला गया है कि नहीं इसके बारे में। यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट नहीं, कुछ बोला नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब वही होता है कैपिटल नेचर का कोई भी एसेट जो इनकम्प्लीट है, अभी तक कंप्लीशन में नहीं पहुंचा है, उसे हम लोग बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जैसे कि मान लो इंटेंजिबल एसेट जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, गुडविल है, पेटेंट है, ब्रांड है, अभी तक अगर अंडर डेवलपमेंट है, मतलब फुल्ली वो नहीं रेडी हुआ है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने मोर देन 12 मंथ्स के लिए किया है। और डेफर्ड टैक्स एसेट, देखो अभी मैंने जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बताया, इसका ऑपोजिट होता तो एसेट, वो एसेट भी मैंने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट ये मैंने बता रखा है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो मोर देन 12 मंथ्स के लिए हम लोगों ने कर रखा है, वो क्या क्या हो सकता है? देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर डिटेल्स दिया होगा, ये देखो। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है कंपनी, किसी और कंपनी के शेयर में, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई गवर्नमेंट ट्रस्ट या सिक्योरिटीज परचेज कर सकता है, डिवेंचर बॉन्ड परचेज कर सकता है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर सकता है, अदर कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है वो भी कर सकता है। तो इस तरह का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी कर सकता है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है मोर देन 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर कंपनी किसी को लोन्स या एडवांस दे रही है, कंपनी अगर किसी को लोन या एडवांस दे रही है तो वो उसका एसेट हो जाएगा, और अगर लोन या एडवांस ले रही है तो उसका लाइबिलिटी हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा लोन मतलब ही लाइबिलिटी हुआ, लोन गिवन और लोन टेकन वो तो देखना पड़ेगा। तो ये देखो, इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग सब ग्रुप। लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस टू द रिलेटेड पार्टीज, अदर लोन एंड एडवांसेस। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है सब क्लासिफिकेशन में? सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स, मतलब अगर हम लोग मॉर्गेज वगैरह करते हैं तो उसमें ना डिफरेंशिएट हो जाता है कि लोन हम लोग का किस तरह है, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, वो सारी चीजों को बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर या फिर डाउटफुल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग टर्म हम लोगों ने लोन्स या एडवांसेस देख लिया। उसके बाद और कौन सा पॉइंट बच रहा है? अदर नॉन करेंट एसेट, ये देखते हैं अदर नॉन करेंट एसेट। फिर है करेंट एसेट, तो देखते हैं अदर नॉन करेंट एसेट के बारे में क्या बताया है यहाँ पर। नहीं, कुछ बताया नहीं है। अदर नॉन करेंट एसेट का मतलब है कि इसके अलावा अगर कोई नॉन करेंट एसेट है हम लोग का, तो हम लोग वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई अगर नाम आता है जो हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स या मतलब लोन वगैरह नहीं है, ठीक है, लेकिन नॉन करेंट एसेट है, जैसे कि मान लो सिंपल कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है, तो इन्वेस्टमेंट का एक्चुअली यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का तो हम लोग का यहाँ पर आ जाता है, ये रहा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। तो अगर कोई अदर नॉन करेंट एसेट है, अभी तो मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, अगर कुछ होगा तो हम नेक्स्ट दिन बता देंगे, अभी तो मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा है। अदर नॉन करेंट एसेट का मतलब हो जाएगा ऐसा एसेट जो हम लोग का मोर देन 12 मंथ्स के लिए ही हम लोगों ने लिया है, क्योंकि नॉन करेंट है ना,
ठीक है, लेकिन इस तरह का नहीं है, मतलब वो एसेट ना तो कोई फिक्स्ड एसेट है, ना तो कोई क्या बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट है। फिक्स्ड एसेट का मतलब ये रहा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट भी नहीं है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट भी नहीं है, कैपिटल डब्ल्यूआईपी भी नहीं है, अंडर डेवलपमेंट एसेट भी नहीं है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, डेफर्ड टैक्स एसेट भी नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस भी नहीं है, लेकिन एसेट है, तब यहाँ पर आएगा करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने कब किया है, मतलब जो हम लोगों ने 12 मंथ से कम टाइम के लिए किया है। इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, ट्रेड मतलब बिजनेस, रिसीवेबल मतलब जिनसे पैसा मिलने वाला है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश का मतलब होता है जो इन द फॉर्म ऑफ कैश ही है, चाहे वो बैंक में रहे या फिर हमारे पास कैश इन हैंड हो। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग बेच के इंस्टेंट कैश ला सकते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट है, अगर हम चाहे तो उस एक्चुअली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब है मेरे पास कोई शेयर है, मुझे पैसे का जरूरत है, हम कल ही अगर मार्केट ओपन होता है, क्योंकि मार्केट आवर पे बेच देते हैं, मार्केट ओपन होता है अगर बेच देंगे तो मेरे पास तुरंत पैसा आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब फिर बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, मतलब ऐसा लोन या एडवांस जो हम लोगों ने 12 मंथ्स के कम के लिए जो है इशू कर रखा है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने किसी को 12 मंथ से कम का लोन दिया है टाइम पीरियड के हिसाब से, या फिर एडवांस दिया है 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 1 महीना, तो ये हो जाता है करंट एसेट। अदर करंट एसेट में देखते हैं कुछ डिटेल्स बोला है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बोला है इसके बारे में। करंट इन्वेस्टमेंट में बोला है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अगर हम लोगों ने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है लेकिन 12 मंथ से कम के लिए, प्रेफरेंस शेयर में भी 12 मंथ से कम के लिए, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज के लिए भी 12 मंथ से कम के लिए, बॉन्ड डिवेंचर म्यूचुअल फंड पार्टनरशिप। सेम देखो, अगर यही सब इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने लॉन्ग टर्म में भी पढ़ा था, अगर इन्वेस्टमेंट 12 महीने के कम के लिए किया तो करेंट, 12 महीने से ज्यादा के लिए किया तो हम लोग का नॉन करेंट। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसका रॉ मटेरियल स्टॉक होगा, अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसका डब्ल्यूआईपी भी होगा, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे मान लो कोई अगर फर्नीचर बना रहा है तो उसका रॉ मटेरियल हो गया लकड़ी, ठीक है, वुड। फिर उससे जो चेयर बन रहा है तो चेयर तो एक प्रोसेस के थ्रू से बनेगा, तो चेयर आधा अधूरा बना हुआ है तो डब्ल्यूआईपी, ठीक है। अच्छा, स्टोर स्पेयर्स, ठीक है, स्टोर स्पेयर्स मतलब जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह लगता है ना, जैसे कि मान लो चेयर बनाने के लिए नट बोल्ट्स, ठीक है, स्क्रू वगैरह, ये सब जो भी हमें जरूरत होता है, मतलब जिस तरह का हमारा काम है उसके हिसाब से, तो ये भी हमारा स्टॉक होगा। फिनिश गुड्स जैसे चेयर बन के कंप्लीट हो गया वो भी हमारा स्टॉक है। लूज टूल्स, ठीक है, मतलब ये मतलब जो भी हमारा क्या बोले, लूज टूल्स का मतलब हो जाता है कि जैसे छोटा मोटा जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसको यूज कर सकते हैं हम लोग प्रोडक्शन में, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लूज टूल्स, ठीक है। तो लूज टूल्स भी हम लोग का स्टॉक होगा। स्टॉक इन ट्रेड, अगर कोई ट्रेडर है, मान लो किसी से प्रोडक्ट खरीद के किसी और को प्रॉफिट लगा के बेच देता है, जैसे ग्रोसरी शॉप वाले, ठीक है, या फिर रेडीमेड क्लोथ्स जो भी है, तो ये सब क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड। तो इनके पास जैसे ग्रोसरी वालों का दुकान में जो स्टॉक है वो उनका स्टॉक इन ट्रेड है, रेडीमेड क्लोथ्स वाले के दुकान में जो है वो उनका स्टॉक है। कोई बुक सेलर है तो उनका बुक जो है, बुक वो खुद अगर मतलब नॉर्मली बुक सेलर क्या करते हैं, किसी से बुक खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, रिटेल में, फिर वो जो सॉरी रिटेल बोल रहे होलसेल प्राइस में, फिर रिटेल में बेच देते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का स्टॉक। गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, वो भी हमारा स्टॉक है, मतलब हमारे सप्लायर ने हमारे लिए स्टॉक भेज दिया लेकिन हमारे पास आके नहीं पहुंचा है अभी तक, दैट इज कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड या गुड्स इन ट्रेड, ठीक है, गुड्स इन ट्रेड। तो ये सॉरी इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट बोलते हैं उसे, मतलब अभी तक हमारे पास आके नहीं पहुंचा लेकिन पहुंच जाएगा, तो ये भी हमारा स्टॉक होता है, ठीक है। यानी कि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, तो वहां पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में क्या दिखाएंगे, जब हम लोग बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, अगर गुड्स इन ट्रांजिट भी है तो उसे भी क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना पड़ेगा, वही चीज बता रहा है, ठीक है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसके बारे में मैंने बताया, ये देखो बैलेंस विद बैंक, अगर बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो वो भी हमारा कैश है। चेक, ड्राफ्ट्स इन हैंड, कैश इन हैंड, अदर स्पेसिफाई द नेचर, ठीक है, अगर कुछ अदर है तो उसका नेचर स्पेसिफाई करो, ये बोल रहा है। और कैश इक्विवेलेंट में जैसे मैंने एग्जांपल दिया मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी शेयर्स। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर पीएल कैसे बनेगा, तो पीएल बनेगा। यहाँ पर रूल्स देखो कैसा है, नॉर्मली जो टी शेप में करते हो उस तरह से नहीं होगा। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, ठीक है, ऑपरेशन का मतलब होता है एक्टिविटी, जो भी वो बिजनेस परफॉर्म कर रहा है अपने एक्टिविटी से जो सेल का जनरेट जनरेट कर रहा है, सेल्स वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले यही हमें लिखना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर इनकम, अदर इनकम मतलब सेल के अलावा अगर कोई इनकम हो
रहा है। जैसे कि जो तुम लोग पीएल में लिखते हो, लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, ये या फिर कुछ और, रेंट रिसीव्ड, अगर कोई रेंट पे कुछ दे रखा है तो इस तरह का, या फिर डिविडेंड रिसीव्ड, तो इस तरह का जो भी इनकम होता है जो बिजनेस इनकम नहीं है, अदर इनकम है, तो उसे हम लोग अदर इनकम बोल के दिखाएंगे। फिर आ जाएगा टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम, इस तरह से आएगा टोटल रेवेन्यू और टोटल इनकम। और ये फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है, तो यही फॉर्मेट ही हमें फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, इसके बाद आ जाएगा एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करेंगे। अब एक्सपेंसेस को हम तो इस तरह से याद रखते हैं, और तुम लोग भी इस तरह से याद रख सकते हो, याद रहेगा, नहीं तो इतना बड़ा पॉइंट लाइन बाय लाइन याद नहीं रहता है। ये देखो इस तरह से इसको जस्ट सेपरेट कर लो, और हम जो बोल रहे हैं वो बोलोगे तो याद रह जाएगा। CPCEFDO, ठीक है, CPCEFDO, ठीक है। ये देखो, सी का मतलब है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब ये कौन सा खर्चा है, अरे ये कौन सा खर्चा है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसको तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा। मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या, जो रॉ मटेरियल खरीद के लेके आता है, खुद ही बनाता है, फिर खुद ही बेच देता है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल खरीदने का तो एक खर्चा है, तो वो हमारा एक्सपेंसेस है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर है, तो वो क्या परचेज करता है, वो बना बनाया फिनिश गुड्स परचेज करता है, तो उसको बोलेंगे स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर क्या होता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो जो भी वर्क इन प्रोग्रेस में है या फिर स्टॉक इन ट्रेड है या फिनिश गुड्स है, उसमें जो चेंजेस होता है, चेंजेस मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस होता है, उसे बोलते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री। पहले कितना स्टॉक था, अभी कितना स्टॉक है, यानी कितना स्टॉक मेरा कंज्यूम हुआ। जैसे मान लो, अगर किसी किसी को रॉ मटेरियल खरीदना होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। अब उसने मैन्युफैक्चर करने के लिए मान लो 10 किलो रॉ मटेरियल खरीदा था, 10 किलो उसके पास रॉ मटेरियल था पहले, और अभी दिख रहा है उसके पास 2 ही किलो रॉ मटेरियल है क्लोजिंग स्टॉक में, तो इसका डिफरेंस हो गया 8 किलो, तो 8 किलो कंज्यूम्ड हुआ, तो उतना खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है, एक्सपेंसेस में। तो ये हो गया चेंजेस इन इन्वेंटरीज, जैसे मैंने बोला स्टॉक को आज के डेट पे इन्वेंटरीज बोला जाता है। इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब है जो भी हमारे इम्प्लॉय है कंपनी में, उनको हम लोग जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसको बोला जाता है इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट में जैसे मान लो वेजेस हो जाएगा, ठीक है, सैलरी हो जाएगा, ये सब, ठीक है, वेजेस सैलरी ये सब जो इम्प्लॉय रिलेटेड जो भी खर्चा है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब अगर हम लोगों ने, कंपनी ने कोई लोन लिया है, बोरोइंग किया है, तो बोरोइंग कॉस्ट जितना भी है, इंटरेस्ट वगैरह, वो सब फाइनेंस कॉस्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट, फिक्स टेंजिबल एसेट पे लगता है, एमोर्टाइजेशन जो इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। इंटेंजिबल एसेट के लिए लैंग्वेज एमोर्टाइजेशन यूज होता है, जैसे कि मान लो गुडविल राइट ऑफ हो गया, लाइसेंस का राइट ऑफ होते जा रहा है, मतलब लाइसेंस भी तो एक टाइम पीरियड के लिए होता है ना, उसके बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ता है, तो ये जो कम होते जा रहा है उसका वैल्यू राइट ऑफ होते जा रहा है, उसे बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। ये सब पर्टिकुलर यहाँ पॉइंट बना दिया है। तो अगर डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखाना है तो इसी पॉइंट पे दिखाना है, फाइनेंस कॉस्ट का यहाँ दिखाना है, एम्प्लॉय का यहाँ दिखाना है, और जो चेंजेस इन स्टॉक वो यहाँ पर दिखाना है, स्टॉक इन ट्रेड ये यहाँ पर दिखाना है, परचेस कर रहे हैं, और अगर रॉ मटेरियल परचेस करे तो यहाँ पर। और इसके अलावा ऐसा कोई खर्चा है जो यहाँ पर नहीं आ रहा है, वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। जैसे मान लो रेंट का खर्चा, ऑडिटर का फीस, क्योंकि ऑडिटर कभी भी इम्प्लॉय नहीं होता है, तो ऑडिटर मतलब ये मत मान लो कि इम्प्लॉय का खर्चा हो जाएगा। तो अदर एक्सपेंसेस में जैसे आ जाएगा रेंट, प्रिंटिंग, पोस्टेज, इलेक्ट्रिक, इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे खर्चे जो है बाकी कहीं पर नहीं आएंगे, वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमें मिल जाएगा टोटल एक्सपेंस, ठीक है, टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा। और टोटल रेवेन्यू से अगर हम लोग टोटल एक्सपेंस लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर दो लैंग्वेज मिलेगा हमें, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जबकि इसका भी प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली यूज होगा, ठीक है, लेकिन बुक में मतलब क्वेश्चन करने के लिए इसका उतना यूज नहीं होता है कि एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है। तो हम एक बार फिर बता देते हैं कि एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो, एक एक्सेप्शनल आइटम का मतलब हो जाता है, पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बताते हैं। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब हो जाएगा, जैसे मान लो कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से हमारा कोई लॉस हुआ, ठीक है, तो इस तरह के मतलब खर्च, मतलब जो भी लॉस हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से लॉस वगैरह, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्सेप्शनल आइटम का मतलब होता है कोई लीगल सेटलमेंट की वजह से कंपनी का खर्चा हो रहा है, ठीक है, कुछ
कुछ एसेट डिस्पोज करवाने के लिए कंपनी का खर्चा हो रहा है। जैसे मान लो एक एसी बिकवाना है कंपनी को, अब एसी को तो निकलवाना पड़ेगा दीवार से, तो उसका एक खर्चा हो रहा है। तो डिस्पोजल ऑफ एसेट करवाते हुए किसी तरह का खर्चा हो रहा है। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, या इसको इसको बोला जाता है एक्सेप्शनल आइटम। कोई चीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उसको डिसकंटिन्यू करना चाहती है कंपनी, और डिसकंटिन्यू करवाने का जो खर्चा होता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब जो मैंने बोला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब हो जाता है डैमेज हो रहा है नेचुरल डिजास्टर के लिए, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह आ गया, कोई जो है मतलब क्या बोले तूफान वगैरह आ रहा है, ठीक है, अगर आग वाग लग के कुछ डिजास्टर हो गया, ठीक है, इस तरह का जो भी खर्चा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा जो प्रॉफिट निकल के आएगा टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस लेस करने के बाद, वो आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब यहाँ पर एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेस किया हुआ नहीं है, अगर कंपनी का ये दो आइटम एग्जिस्ट करता है तो। फिर उसके बाद अगर एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले एक्सेप्शनल आइटम को माइनस किया जाएगा, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। अच्छा हाँ, टैक्स वाला लैंग्वेज लिखना चाहिए। अब नॉर्मली क्या होगा, हमें ये एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स लेस करने के बाद हम लोग चले आएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। लेकिन मैंने एक बार ये दो पॉइंट भी बता दिया। अब प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, एक्सेप्शनल हट जाएगा तो यही बचेगा, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हट जाएगा तो बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम लोग टैक्स का पे कर देंगे, ठीक है, करेंट और डेफर्ड जो भी होगा वो टैक्स का एडजस्ट करके जब पेमेंट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब जो बिजनेस हम लोग अभी कर रहे हैं उससे हमारा प्रॉफिट कितना आया, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फिर अगर कोई डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से इस पीरियड में हमें प्रॉफिट आ रखा है तो उसे भी हमें लेस करना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब इस पॉइंट का भी ना उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है, ये पॉइंट का भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। एक्चुअली प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, कैसे आता है, टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद, उसके बाद यहां से टैक्स लेस कर देते, आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस इतना तक ही हमें करना होता है। फिर भी बता देते यहाँ पर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से अगर कोई प्रॉफिट या लॉस, मतलब जो काम अभी बंद हो जाएगा, अभी तक के लिए ये काम लास्ट था इस साल के लिए, तो उससे कोई प्रॉफिट या लॉस है तो वो भी एडजस्ट कर देंगे। टैक्सेस अगर उस पे कुछ लगा हुआ है फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस तो वो भी लेस हो जाएगा। फिर क्या बोला है, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। अब ये लेस वेस करने से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी एक आएगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वगैरह लेस करने के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया, सारे एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया। फिर हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा, तो एक एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना करके मिलेगा। ऐसे मान लो यहाँ पर अगर प्रॉफिट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 10,000, ठीक है, और हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है मान लो 100, तो एक एक जन को कितना करके मिलेगा, एक एक जन को मिलेगा 100 रुपए करके, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से होगा। बाकी मैंने पहले भी बोला अभी भी बोल रहे कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखो पहले यहाँ स्टार्टिंग से लेके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लेके अदर एक्सपेंसेस तक इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर हमें इसका नीड नहीं होगा, ये सारे पॉइंट का हमें नीड नहीं होगा, ये भी पॉइंट का हमें जरूरत नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सारे पॉइंट का हमें जरूरत नहीं होगा। ये आ जाएगा, ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये वाला आएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, टैक्स लेस करेंगे, सिर्फ टैक्स, इतना सबका जरूरत नहीं होगा, सिर्फ टैक्स लेस हो जाएगा। तो हम लोग का आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला डायरेक्ट, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये सब पॉइंट हमारा अभी जो है सम जब करते हैं तो ये सब पॉइंट हमें नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे। अगर कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो पहले उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर पाएंगे। अच्छा, अब देखो ये जो ओवरव्यू था ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, मतलब छोटा छोटा जो है एमसीक्यूज वगैरह है, तो वो डिस्कस कर देते हैं। देखो एवरी पब्लिक कंपनी इज ए लिस्टेड कंपनी, हम लोग को ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बता पाओगे तुम लोग कि एवरी पब्लिक कंपनी इज ए लिस्टेड कंपनी, ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, बोलो। एवरी नो पब्लिक मैम, कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी भी पब्लिक हो सकती है। अनलिस्टेड, हाँ हाँ। नहीं देखो क्या बोल रहा है, पब्लिक कंपनी इज लिस्टेड कंपनी, सारा का सारा पब्लिक कंपनी लिस्टेड। हाँ आंसर तुम लोग ठीक बोल रहे हो, ये फॉल्स है। एक्चुअली फॉल्स इसीलिए क्योंकि पब्लिक कंपनी जो है
वो लिस्टेड होगी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, अनलिस्टेड भी हो सकता है। हाँ तुम लोगों ने वही बोला ना, अच्छा मैंने थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक गया था, हाँ वही आंसर दिया, चलो ठीक है, ये फॉल्स। अच्छा नेक्स्ट बताओ, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बोल रहा है प्राइवेट कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सही बात है, प्राइवेट कंपनी का शेयर कभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होता है, अगर उनको लिस्टेड होना है तो पब्लिक बनना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू इनकॉर्पोरेट ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंडर में कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने का जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, क्या ये बात सही है? लास्ट दिन हम लोगों ने पढ़ा ना इसके False. बारे में, फॉल्स है, क्योंकि False. कंपनी को, हाँ क्योंकि कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ है, कंपनी को किसी ना किसी कंपनीज एक्ट के अंडर जो है रजिस्टर्ड होना पड़ता है जो उस कंट्री में चल रहा है, जैसे हमारे देश में कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, तो 2013 से जो भी कंपनी लिस्टेड है इसी एक्ट के अंडर है, इसके पहले 1956 के अंडर जो है बना हुआ था, क्योंकि कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, क्या ये सही बात है? ट्रू। True. हाँ ट्रू है ये। डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर्स अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी, क्या ये सही है? True. नहीं, डेथ, कोई अगर मर जाता है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर कोई मेंबर, फॉल्स होगा ना, कोई आए या जाए, यही तो होता है परपिचुअल एग्जिस्टेंस, यही हाँ तो होता है हाँ परपिचुअल एग्जिस्टेंस ना, कोई आए जाए किसी का कुछ भी हो, अगर कंपनी चलना चाहती है तो कंपनी चल सकती है, अगर वो बंद होना चाहती है बात अलग है, ठीक है, वैसे कोई बंद थोड़ी ना करना चाहेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तभी डिसोल्यूशन में जाएगा। इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड बाय द शेयर होल्डर्स ही इज सब्जेक्ट टू नो फर्दर लाइबिलिटी, अगर एक शेयर होल्डर ने अपना पूरा पेमेंट कर दिया है टूवर्ड्स शेयर अमाउंट, तो उसे और कुछ लाइबिलिटी उसका जनरेट नहीं होता है। ये सही है कि नहीं? True. हाँ ये ट्रू है, लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, बोलो सही है कि नहीं? ट्रू। नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी को क्या रेस्ट्रिक्शन रहता है अपना शेयर ट्रांसफर करने के लिए, सोचो। नो 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 नो, हम गलत समझ। फॉल्स होगा ना, प्राइवेट का होता है, पब्लिक कंपनी का शेयर तो हम लोग ओपनली मार्केट में सेल परचेस करते हैं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जैसे कि कैश फ्लो हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, वो एक्चुअली क्या बताता है, वो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, क्या ये बात सही है? बोलो। True. हाँ ट्रू ना, फाइनेंशियल पोजीशन तो बिजनेस का कंडीशन ही बताता है कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पर शेड्यूल 1 गिव्स प्रोफोर्मा ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का प्रोफोर्मा कौन देता है? शेड्यूल 1 बोल रहा है, सही बोल रहा है? आज ही मैंने डिस्कस किया, बोलो। शेड्यूल 3 ये है, शेड्यूल 1 बोल के कुछ नहीं, इसका दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 बैलेंस शीट के बारे में बताता है, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में बताता है, मैंने ऐसे ही लिख के दिखाया था, तो अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स? False. फॉल्स, शेड्यूल 1 कभी नहीं देगा, ठीक है। अच्छा अब कुछ एमसीक्यूज है, जैसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए फीचर ऑफ कंपनी, कंपनी का फीचर्स कौन सा नहीं है इसमें से? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा फीचर नहीं है? Members have unlimited liability. हाँ करेक्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ही कंपनी, कंपनी और कंपनी के मेंबर अलग होते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कोई आए जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता है, नॉर्मली अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता है। फिर बोल रहा है इन ए गवर्नमेंट कंपनी द होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेड अप कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन, कितना होना चाहिए? बोल रहा है कि कोई अगर गवर्नमेंट कंपनी, कोई कंपनी को गवर्नमेंट 51%. हाँ 51%, ठीक है, वही होल्डिंग सब्सिडियरी के तरह ही है,
ठीक है। अगर 51% शेयर होल्ड करेगा तो उसमें उसको भी गवर्नमेंट कंपनी ही बोला जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करे, यार गवर्नमेंट कंपनी मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट या मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग, ठीक है। अच्छा अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के लिए कौन सा बात सही है? ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया and has a place of business in India. A company incorporated in India and has a place of business in India. कौन सा सही है? मैम बी। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। यही वाला हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा ना, ये होता है। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अमेजन का, ठीक है। तो अमेजन इनकॉर्पोरेट तो इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन इंडिया में बिजनेस कर रहा है। कैसे कर सकता है? एजेंट के थ्रू कर सकता है, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू से कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकता है, ऐसा एक लैंग्वेज लिखा हुआ था। फिर यहाँ पर बोला है लास्ट क्वेश्चन, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए फीचर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का फीचर्स नहीं है। Restricts the right of members to transfer its share, does not restricts on the number of members to any limit, does not involve participation of public in general, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा कि कौन सा प्राइवेट कंपनी का फीचर्स नहीं है? मैम सी। सी, डज नॉट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन जनरल, ये तो है ना। बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है? बोल रहा है कि पब्लिक, जनरल पब्लिक को इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट्स नहीं होता है प्राइवेट कंपनी में। वो तो सही है ना, कोई भी प्राइवेट कंपनी का शेयर तो खरीद नहीं सकता। अगर शेयर नहीं खरीदेगा तो पार्टिसिपेट कैसे करेगा? तो ये तो फीचर है कि पब्लिक प्राइवेट कंपनी का, जो भी प्राइवेट कंपनी में कोई भी जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट या इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकता है, क्योंकि दिखाने के लिए शेयर खरीदना पड़ेगा। शेयर तो ट्रांसफरेबल है नहीं सभी के लिए कि खरीद ले और पार्टिसिपेट करने लगे। अब यहाँ पर बोला है रेस्ट्रिक्ट्स द राइट्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर टू इट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मतलब वही वाला पॉइंट कि कोई भी मेंबर्स, शेयर होल्डर्स जो भी बोलो, वो अपना शेयर इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसमें रेस्ट्रिक्शन होता है। ये पॉइंट पढ़ो, बी, डज नॉट रेस्ट्रिक्ट ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू एनी लिमिट। क्या प्राइवेट कंपनी का नंबर ऑफ मेंबर्स में कोई लिमिट नहीं होता है? होता है ना। प्राइवेट कंपनी में क्या अनलिमिटेड मेंबर होने से प्राइवेट कंपनी होगा? नहीं। प्राइवेट कंपनी का रूल्स क्या था? कितने लोग होने से इसको हम लोग बोलेंगे कि ये प्राइवेट कंपनी है? प्राइवेट कंपनी का नंबर ऑफ मेंबर्स था 200, ठीक है। कितना था? लिमिट से इस मेंबर टू 200 तक होने से वो प्राइवेट कंपनी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब बोल रहा है ना, डू नॉट रेस्ट्रिक्ट ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू एनी लिमिट, मतलब अनलिमिटेड मेंबर ये नहीं होता है। लिमिटेड मेंबर होता है जो कि 200 होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, हम दिखा देते हैं ये वाला लाइन। हम लोग का प्राइवेट कंपनी था 3rd नंबर पॉइंट में, ठीक है। प्राइवेट कंपनी था, हम दिखा देते, ये देखो 3rd नंबर पॉइंट में था। ये देखो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, ठीक है। 1% कंपनी में तो 200 लोग नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पर बोला है 200। 1% कंपनी को छोड़ के बाकी कोई भी कंपनी जिनका नंबर ऑफ मेंबर 200 तक है तो उसे हम लोग प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। लेकिन सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं है, उसके साथ बाकी जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी हम लोग बोलेंगे वो प्राइवेट कंपनी है ना। अच्छा अब देखो, ये क्या हो गया, हम लोगों ने एक ओवरव्यू देख लिया प्राइवेट पूरा कंपनी के बारे में। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट दिन हम दिखा देते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, इशू, फॉरफिट एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। इसमें भी ना हम लोग थोड़ा सा थियोरिटिकल पोर्शन ही पहले पढ़ेंगे, जहां पर प्रेफरेंस शेयर वगैरह रहेगा। उसके बाद ही हम लोग जो है कैलकुलेटिव पार्ट में जाएंगे। तो नेक्स्ट दिन भी शायद मेरा कैलकुलेटिव पार्ट उतना जल्दी ना आए, हम लोग थोड़ा थियोरिटिकल पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ही कैलकुलेटिव पार्ट में जाएंगे, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। और अगर फर्स्ट क्लास किसी का मिस है ना तो हम दे देंगे, अगर बोलोगे मुझे एक बार याद दिला दोगे तो हम दे देंगे, वो वाला लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। मैडम